गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। हर्ष, कुणाल, गुड इवनिंग। ईशु, विश्वजीत, अदीबा, आयुषी, पलक, ईशांत, राहुल, अमन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के? पायल, खुशबू, मानसी, विवेक, आर्यन, सुजल, अमित, गुड इवनिंग। प्रभांशु, रोहन, दीपिका, सौरभ, मृत्युंजय, संचित, शिवम, आदित्य, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अंकित, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सब लोगों के? शिवांश, रुद्र, एम आई टी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्वयं, याशिता, श्रेयांश, लखन, आनंद प्रकाश, शिवम, गुड इवनिंग। हिमांशु, गुड इवनिंग। प्रिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सब लोगों के? कैसी चल रही है तैयारी? और पटाखे वटाखे खरीद लिए, बम वम खरीद लिए कि नहीं? है ना? वो तो जरूरी है सर, वो तो बहुत जरूरी। पटाखे शटाखे तो बिना उसके कैसे काम चलेंगे सर? नहीं, लेकिन बैन है, एकदम बिल्कुल बैन है, और ये सब बिल्कुल मत करना। और दूसरा, अब ये टाइम ही नहीं है यार, अब इतना क्या कर सकते हैं? अब जब टाइम ही नहीं है तो बात समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई टाइम नहीं है, तो सब लोग खूब मेहनत करना और जम के। हाँ, आरडीएक्स कह रहा, आरडीएक्स ले लिया हमने। अबे बम नहीं फोड़ने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल नो पोल्यूशन, बिल्कुल बैन है और करना ही नहीं है। और लेने ही नहीं, ले कहाँ से? अब तो वैसे भी काफी हद तक मिल नहीं रहे हैं बहुत बुरी तरह से, और इतने महंगे हैं। और दूसरा, टाइम नहीं है भाई, टाइम ही नहीं है। ग्रीन दिवाली, बहुत बढ़िया, ग्रीन दिवाली, बिल्कुल टाइम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो इसी इंतजार में बैठे थे कि कुछ ऐसे भी दिन आए जिसमें जो बच्चे हमसे आगे हैं पढ़ाई में, वो थोड़ा सा डेविएट हो जाए। तो वो दिन आ गए हैं, मतलब, लेकिन वो दिन कहीं तुम्हारे लिए ना आ गए, पता चला हम भी डेविएट हो गए। तो डेविएट वो होंगे अगर, तो आपको फायदा होगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे तो इसी इंतजार में बैठते हैं कि कुछ ऐसे भी दिन आए, जैसे अब सर्दियां आएंगी नॉर्थ रीजन में। सर्दियां आती हैं हमारे यहाँ दिल्ली में, नॉर्थ साइड में बड़ी तगड़ी ठंड पड़ेगी। तो ऐसे में भी कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कुछ लोग तो ठंड में ही मर जाएंगे, मर जाएंगे इन द सेंस कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे और वो रजाई के अंदर ऐसे पड़े रहेंगे ऐसे सब, ठीक। तो फिर उनका उठना भी देर से होगा, सोना भी ये वो करके, मतलब समझ रहे, उनका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब होगा। तो अब ऐसे में जो है वो बेहतर है कि हम अच्छा करें, है ना? हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कि वो लोग थोड़ा सा ढीले पड़ जाएंगे और हम जो है दौड़ लगा देंगे तेज। तो ये वो दिन आ गए हैं, मतलब मेरे हिसाब से वो दिन आ गए हैं जिसमें फायदा उठाया जा सकता। तो और ये वो टाइम होता भी है, मतलब मैंने अपने भी टाइम में ऐसा ऑब्जर्व किया था, और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी देखा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी ये बात पता की। तो ज्यादातर लोगों का कहना यही है कि जो ये लास्ट के 2-3 महीने होते हैं, इसमें बड़ा उलट पुलट होता है। देखो, एक्चुअली किसी को पता तो होता नहीं कि किसका रिजल्ट क्या आने वाला था और क्या आ गया। तो जो आ गया वो तो सबको पता, लेकिन जो आने वाला था वो किसी को नहीं पता होता। तो ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर ये उलट पुलट हो रही होती है, समझ रहे हो? ऊपर वाला जो है, ऊपर बैठ के ऐसे, समझ रहे हो, उंगलियां चलाता है, ये से पीछे करो, इसको आगे करो, इसको पीछे करो, इसको आगे करो, इसको इससे पीछे करो, इसको इससे आगे करो, समझ रहे हो? ये खेल कूद ऊपर चल रहा है। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर जो है ये हरकतें होती। तो भाई मेरे हिसाब से तो यार, हम ना झांसे में फंस जाएं और हम भी इसी उलट पुलट के रास्ते में फंस जाएं। बेस्ट तरीका यही है कि अपना चुपचाप जो है और लग जाओ पढ़ाई में, ये सोच के कि कंपटीशन कम हो रहा है, कंपटीशन कम हो रहा है, धीरे धीरे करके लोग निपट रहे हैं, बहुत आराम से ये काम किया जा सकता है। अब वॉइस तो तुम बता रहे थे, पहले तो तुम बताते थे वॉइस आपकी बड़ी अच्छी है, आप कह रहे हो वॉइस बड़ी खराब आ रही। गजब आदमी हो यार, तुम एक बात पे टिकते ही नहीं हो, है ना? वॉइस तो पहले बड़ी तारीफ करते, अब जो है बुराई कर रहे हो। साला अजीब आदमी हो। ये देखो, एक आदमी कह रहा है सर वॉइस अमिताभ बच्चन जैसी। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर बड़ी फटी फटी बांस जैसी आवाज आ रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा तुम लोग सच बोलते हो झूठ बोलते हो। क्रैकिंग, वॉइस क्रैक, फटी फटी बांस जैसी, हाँ, पूछ लेते हैं। रुक जाओ जरा, हम पहले अपना इलाज कर लें, फिर बाहर कंप्यूटर से देखते हैं।
वॉइस क्रैक बता रहे हैं। हाँ, तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो है, हाँ, काजू कतली वतली सब खा लेना पे, तुम कतल पतल सब कर लो। अब इसमें बात करते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में बफर सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी, यानी मेनली जो तीन पोर्शंस थे, एक एसिड्स पीएच के या बेस के पीएच के या मिक्सचर्स वगैरह वगैरह लेकर हमने पीएच कैलकुलेशन के बारे में बात की। और उसके बाद सेकंड पोर्शन आया था हमारा हाइड्रोलिसिस का, जिसमें सारे तरह के केस कर लिए थे। तीसरा पोर्शन आया था बफर सॉल्यूशंस का, जिसके बारे में बढ़िया डिस्कशन हो चुकी है। और मुझे याद आ रहा है बफर सॉल्यूशन में हमने एक सवाल भी दिया था, और वो पता नहीं तुमने किया है कि नहीं। हम भी ऐसा उस सवाल के बारे में कुछ खास डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम वो जो सवाल दिया था उसके आंसर्स लिख दिए थे। अब आवाज देखो सही आ रही कि नहीं आ रही है यार? अबे तुम अजीब आदमी हो, पढ़ाई करो बे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आवाज सुनाई देगी। अरे गला थोड़ा सा खराब है, इस वजह से भी आवाज खराब आ रही होगी यार। साउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा चेक करो भाई जल्दी से, सही आ रही है अब आवाज? हाँ ठीक है, सही आ रही, बहुत बढ़िया। तो चलिए ठीक है, जो सवाल दिया गया था हम उसके बारे में जल्दी से एक बात कर लें। लास्ट क्लास में एक सवाल दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि एक बर्तन है, मैं उसके सिर्फ आंसर्स लिखूंगा और मुझसे कोई ये ना पूछे गलती से भी, नहीं तो समझ लेना आज खून खराबा हो जाएगा कि ये आंसर कैसे आया। ये आंसर बिल्कुल नहीं बताएंगे हम, सिर्फ तुम्हें आंसर बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि कैसे आया। बिल्कुल सिर्फ मुंह बंद करके एकदम से खट 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 आंसर लिख देंगे। जिसके समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया और भी बढ़िया। समझो बात को, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करोगे तो यही होगा, सारी दिक्कत तो यही है। यानी आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने जो है बर्तन के अंदर NaOH डालने की कोशिश की है। ये हमारा कल का सवाल था। बर्तन में जो है क्या? बर्तन में आपने बताया था कि आपके पास H3PO4 है, एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, ट्राइप्रोटिक एसिड H3PO4 जो कि एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, वो ले रखा है। और हम जानते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड आपने कितना ले रखा है, 100 ml और 0.1 मोलर लिया है। ट्राइप्रोटिक एसिड है तो ये सारी दुनिया जानती है कि सर इसके 3 के वैल्यूज होंगे और वो तीनों के वैल्यूज आपको एग्जाम में दे दिए जाएंगे। मैंने नहीं दिए थे क्योंकि मैं अननेसेसरी कैलकुलेशन वगैरह तो कर नहीं रहा था, तो मैंने सीधे सीधे ये लिख दिया था कि K1 K2 K3 जो है वो हमें दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें कहा क्या गया था कि भाई यहां पर जो है आपने 0.1 मोलर NaOH डाल दिया है। कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किए थे कि, और कुछ लोग डाउट भी पूछ रहे थे, कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किए थे कि सर हमने पहली बार आयनिक को समझने की कोशिश की, हमें काफ़ी हद तक समझ में आया, कुछ कुछ सवाल भी निकलने लगे हैं, थैंक यू, ऐसे समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसको समझ में आएगा, जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको ये बात समझ में आएगी, जो नहीं पढ़ रहा है वो तो बहुत बढ़िया, उससे सुखी तो कोई है ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इसका मतलब वो तो बहुत सुखी है। तो जो पढ़ रहा है वो बेचारा दर्द में है, हम महसूस कर रहे हैं उसका दर्द, लेकिन तुम भरोसा रखो धीरे धीरे करके ये दर्द भी खत्म हो जाएगा, आप समझिए। ठीक, तो अच्छा अब ये आते हैं, तो इस केस में हमने कुछ केसेस बनाए थे। एग्जैक्टली वॉल्यूम का तो हमें नहीं पता क्या पूछा गया था। जो पहला सवाल दिया गया था वो 0 ml NaOH का था। अब 0 ml NaOH का अगर सवाल है तो एक चीज तो क्लियर है, बड़ा साफ समझ में आता है। 0 ml NaOH का मतलब है आपने कुछ डाला ही नहीं है, तो ट्राइप्रोटिक एसिड की जो भी पीएच होती है वो उसके K1 से निकाली जाती है। तो दिस इज माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ K1 इंटू C। सब कुछ सवाल में दे रखा है, हमारा काम चल जाएगा, इसमें खेल खत्म है ना, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं, क्लियर है। हाँ, पीठ में दर्द हो रहा है, वो सही है, पीठ में दर्द। अब यार मजदूरी करोगे, समझ लो, दिन में आप पढ़ते हो, रात में जो है अपना आप कहीं नाइट गार्ड की ड्यूटी कर रहे हो तो दिक्कत तो होगी, और क्या। दिन दिन पीठ में दर्द हो रहा है, बताइए, ये हालत, बुढ़ापा आ गया है। नहीं, दर्द होगा, हम पहले बता चुके, दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे करके दर्द सही होगा। आप समझिए, आयनिक इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा सा तकलीफ तो होगी, है ना, थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो बहरहाल 0 ml का केस का आंसर ये आ गया था। जल्दी से चेक कर लो और चेक करके मुझे जल्दी से बता दो कि तुम में से कुछ लोग, बाकी लोग तो मस्त होंगे, लेकिन तुम में से कुछ लोगों का क्या ये आंसर सही आया है। जल्दी, शाबाश, मैच, बिल्कुल मैच हो गया। दूसरा आंसर था, हमने शायद 40 ml लिया था, कुछ बच्चे बता रहे हैं आपने 40 ml NaOH लिया था। तो जो बच्चे समझ रहे हैं इस बात को, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मुझसे बिल्कुल बेकार की बातें मत करना। सर 40 ml आप डालेंगे तो H3PO4 का एक H न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो H3PO4 है वो 10 है,
100 इंटू 0.110 और डाला आपने कितना है 0.1 इंटू 44 यानी 10 ये है, 4 आपने ये डाले तो इसका मतलब ये हुआ 10 में से 4 तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, 6 बच जाएंगे और अब जो बनेगा वो बफर सोल्यूशन बनेगा। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे आंसर ऐसी की तैसी, जिसको समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा जो तुम्हें गाली गलौज करना कर लो, हम आंसर ही नहीं बताएंगे, बिल्कुल सिर्फ आंसर लिखेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। अब जिसको समझ में आता है बहुत बढ़िया है, जिसको समझ में नहीं आता है वो अपने आप समझ ले। दिस इज अ बफर सिस्टम, शाबाश एसिडिक बफर, अरे बहुत बढ़िया, कम से कम एक आदमी ने लिख दिया, मजा आ गया, बाकी सब ऐसे रोएंगे भाई, बहुत बढ़िया। पीके 1 ये भी ध्यान रखना, पीके 1 क्योंकि फर्स्ट बफर बना है H3PO4 ऑब्लिक H2PO4 माइनस का पहला बफर बना, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा जो एग्जाम्पल केस बनाया गया था, जरा जल्दी से बताओ वो क्या लिया गया था, वो शायद 100 ml लिया होगा। तो अगर वो 100 ml NaOH लिया गया है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा 1 H न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि 10 ये भी हो जाएंगे और 10 ये भी हो जाएंगे, तो इसका मतलब हुआ ये पूरा का पूरा 1 H न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जब 1 H न्यूट्रलाइज होगा तो क्या बनेगा, 1 H न्यूट्रलाइज होगा तो NaH2PO4 बनेगा, एंड NaH2PO4 इज एन एनायन ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन। याद है ये वाली बात, इसका मतलब ये हुआ कि सर तीसरे वाले केस का आंसर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, कहां से ये सब आ रहा है सब पहले करा चुके हैं। दिस इज PK1 प्लस PK2/2, ये हमारा नेक्स्ट आंसर आएगा, समझो बात को, ये नेक्स्ट आंसर आएगा। कुछ लोग मैच कर पा रहे हैं इसको, एम्फीप्रोटिक, बहुत बढ़िया, क्या बात कर दी तुमने, शाबाश, बहुत बढ़िया। हिमांशु वाह क्या कह रहे हो, आकृति, प्रियांशु, संदीप, बहुत बढ़िया। ये वो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत जो है पढ़ने की कोशिश की। बहुत सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है हम तुम्हें सिर्फ इतना बता सकते हैं, हाँ हाइड्रोलिसिस ही है, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ NaH2PO4, बट सिंस दिस इज अ केस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन की हाइड्रोलिसिस, तो एम्फीप्रोटिक एनायन की हाइड्रोलिसिस का आंसर PK1 प्लस PK2/2 से आ जाता, फट से आ जाता। चौथा केस क्या बनेगा, चौथा केस मैंने लिया था शायद 120 ml, कितने ml था चौथा वाला, कौन सा था भाई जल्दी से बताओ। फोर्थ कितने ml लिया गया था, फोर्थ लिया गया था 160 ml, 160 ml, अरे जल्दी बताओ, चौथा वाला कितना था, 160, चौथा वाला 160 था, तो चलिए 160 ml ले लेते हैं। 160 ml आप लेंगे तो भी हमें बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, दिस इज अगेन अ केस ऑफ बफर सोल्यूशन, ये फिर से बफर सोल्यूशन बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 ये है और आपने ये 16 लिए हैं, तो क्या होगा 10 जो है वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद 10 16 0 0 6 10, फिर वो 10 नीचे आ जाएगा, इधर से 6 आ जाएंगे, तो इसके 4 बचेंगे और उधर के 6 बन जाएंगे, सही कह रहे हो ना। तो यानी ये आ जाएगा बफर सोल्यूशन, और बफर सोल्यूशन का आंसर आ जाएगा PK2, यानी ये जो आंसर आएगा इस बार pH का, pH इज इक्वल टू PK2 प्लस लॉग कितना कितना आ जाएगा भाई, 6 इसके बचे NaOH के और इसके बने 10, तो ये बचा 4 और उधर आ गया आपका 6, तो ये आ जाएगा 6/4। बताओ हम सही कर रहे हैं क्या इस बार, 6/4 सही कर रहे हैं, 3/2, हाँ बिल्कुल सही। यानी ये बफर सोल्यूशन बनेगा जो कि सेकंड बफर सोल्यूशन होगा, द आंसर विल बी PK2 प्लस लॉग 6/, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही लिखा है मैंने ये, PK2 6/4, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये मैं समझ रहा हूं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा ई पार्ट कितना होगा, 200 ml होगा। अब अगर ये 200 ml है तो इसका मतलब दूसरा H भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब सिर्फ क्या बनेगा, Na2HPO4, और Na2HPO4 हमारा फिर से एम्फीप्रोटिक एनायन होगा, आंसर लेकिन PK2 प्लस PK3/2 से निकाला जाएगा, बहुत ही अच्छा। फिर उसके बाद आपने 200 की जगह 250 ml 300 ml जो भी लेना वो ले लीजिए, यह आ जाएगा आपका F। इसमें मान लीजिए 300 ml ले लिया, तो अगर आपने 300 ml, बल्कि 300 नहीं, शायद कितने ml लिया था, तो नेक्स्ट वाला क्या था, अब नेक्स्ट पॉइंट कितना था, नेक्स्ट वाले में कितने ml लेना है, PK2 प्लस PK3/2, ठीक है, 250 ml, नेक्स्ट वाला 250 ml था, तो अगर 250 ml आप NaOH डालेंगे, 250 ml NaOH डालेंगे, तो फिर ये फिर से तीसरा वाला बफर बनेगा, और ये जो तीसरा वाला बफर बनेगा वो इस तरह का बफर बनेगा जिसमें PK3 लगेगा प्लस लॉग, क्योंकि ये 250 ml है तो मुझे लगता है ये log 1 आ जाएगा, फाइनली log 1 0 हो जाएगा, और log 1 0 होने के बाद आंसर सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, PK3। क्लियर है, जल्दी से बताओ, ये सही कर रहा हूं मैं, थर्ड बफर बनने वाला है, दिस इज माय थर्ड बफर, और इस थर्ड बफर में आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, PK3। लॉग तो खत्म हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, शाबाश। तो वो लॉग का टर्म तो log 1 बन जाएगा, log 1 इज 0, तो ये log 1 0 हो जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, PKA3।
सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे और फिर आपका 300 ml आ जाएगा। सर 300 ml ले लीजिए, 300 ml में क्या आएगा, 300 ml में सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सब कुछ न्यूट्रलाइज होने के बाद बर्तन में सिर्फ Na3PO4 बचेगा और Na3PO4 इज अगेन अ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीएनाइन। और पॉलीएनाइन के केस में फिर वही मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, माइनस लॉग अंडर रूट KWKA बाय C और K कौन सा, सबसे छोटा वाला Ka3। शाबाश, बहुत बढ़िया। और ये C की जो वैल्यू रखी जाएगी वो बस ध्यान रखना, C की वैल्यू क्या निकल के आएगी, C की वैल्यू आएगी अल्टीमेटली वो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका कितना होगा 10 और टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका होगा 300 यानी 10/40, 10/400। ये C की वैल्यू ध्यान रखना, ये 10/400 मोलर निकल के आएगी। सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखना कहीं यहां गलती ना हो जाए। क्लियर है, ये सबको समझ में आ रहा है। 10/1000 कैसे, 10/1000 कैसे भाई, 10 मिलीमोल तो वो होगा ही और वॉल्यूम कितना हो चुका होगा 300 ml इसका, 100 ml उसका, 400, तो 10/400 हो जाएगा। खट से आंसर निकल आएगा, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। और लास्ट पार्ट है हमारा, शायद 400 ml डाला था और अगर आप 400 ml डालेंगे तो आंसर सिर्फ NaOH से डिसाइड हो जाएगा, बाकी सब तो खत्म हो जाएगा। यानी 400 ml OH डालोगे तो ऐसे में 300 ml तो खर्च हो जाएंगे वही जैसे सारे के सारे न्यूट्रलाइज करने में। जो 100 ml बचे यानी 100 × 10 यानी 10, तो ये आ जाएगा POH निकल आएगा, POH आ जाएगा माइनस लॉग 10/50, 10/500, ये आपका POH आ जाएगा। इसमें 14 में से माइनस करके आप pH कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैंने जानबूझ के कुछ डिटेलिंग नहीं दी है क्योंकि मैं फिर पूरा का पूरा टाइम इसी में बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें अगर याद करना ही नहीं है या सीखना ही नहीं है तो फिर आंसर कैसे निकालोगे, बात समझ रहे हो। तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये आंसर लिख के लाया हूं, चाहे भले ही बाकी लोग मेरी रेटिंग खराब कर देना, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए आंसर लिख के लाया हूं जिन्होंने सवाल किया है। जिन लोगों ने सवाल नहीं किया है उनका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसको मैं फिर तुम्हें समझा दूंगा, तुम फिर वही गड़बड़ कर दोगे। तो एक बार सब लोग आराम से ये कॉन्सेप्ट समझें। ये बोर्ड पर मैंने न जाने कितने आंसर्स लिख दिए हैं, ये बोर्ड पर न जाने कितने सवाल तैयार हो चुके हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये जेई के मेंस और एडवांस लेवल पर बोर्ड पर सारे सवाल लिखे गए। एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। सर बफर के 50 सवाल बना लूंगा, सर सॉलिबिलिटी के सवाल, इसके हाइड्रोलिसिस के सवाल बना लूंगा, सर लाइन से लिखा गया है। बात समझे। तो जिन लोगों ने कर लिया था ये सिर्फ उनके लिए आंसर मैच करने के लिए किया गया है, अदरवाइज एज सच कुछ सॉल्व करके या कॉन्सेप्चुअली समझाया नहीं जा रहा है। तो सब लोग इसके आंसर मैच करें। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि उनके सारे आंसर मैच हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिनके सारे आंसर मैच हो रहे होंगे वो तो मेरी रेटिंग अच्छी कर देंगे, जिनके आंसर मैच नहीं खराब हो रहे होंगे वो बैंड बजा देंगे, ऐ साला मास्टर चाकू मारो, ऐसे। समझ लो बात को बहरहाल। तो लेकिन पढ़ोगे नहीं तो होगा नहीं, मेरी बात समझ लो कि नहीं। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आप जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो सारे बच्चे जो है एक बार पढ़ ले और पढ़ने के बाद कुछ कुछ छोटा छोटा करके इसको याद करें और याद करने के बाद फिर सवाल को लगाने की कोशिश करें, तब समझ में आए। समझ में आ गया सबको, क्लियर है ये, शाबाश। चलिए ठीक है, अब अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन और वो है सॉल्युबिलिटी। वो है सॉल्युबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है कि मैं सवाल दिखाऊंगा भी, लाइन से क्वेश्चंस देखेंगे। मेंस लेवल पर तो बिल्कुल समझ लो लड़ी लगा रखी है एकदम, पहला सवाल दूसरा, हर शिफ्ट में हर शिफ्ट में हर शिफ्ट में। वो तो मैंने ऐसे गिन के 2-4 ले लिए, बट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भरे पड़े, ये सब भरे पड़े। तो हमने कहा सर ये बात समझ में नहीं आती है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। मैं अपनी तरफ से तुम्हें बताऊं, सॉल्युबिलिटी का जो टॉपिक है ये एडवांस लेवल पर और मेंस लेवल पर, दोनों लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसका रीजन, इसके पोर्शंस अगर आप हल्के में खत्म करना चाहें, जैसे एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में इन्होंने 2-4 केस बना के अपना, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। सॉल्युबिलिटी आपने पढ़ाई, बड़ा मजा आया, थैंक यू, ताली बजाइए, चैप्टर खत्म, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं डिटेल में जाने की कोशिश करता हूं कि कुछ कुछ डिस्कशन करूं, कुछ थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूं, थ्योरेटिकली डिस्कस करूं और फिर कुछ अच्छे सवालों को करने की कोशिश करूं, अलग अलग लेवल इनकॉर्पोरेट करूं, तो ऐसे में जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलता है, ज्यादा टाइम लगता है और चीजें ज्यादा क्लियर होती। अब क्योंकि मेंस लेवल हो चाहे एडवांस लेवल हो, उसने सवाल कभी कभी करके कुछ ना कुछ दे देते, समझ बात को, कुछ ना कुछ जो है वो सवाल कभी कभी अच्छे दे देते हैं। तो ऐसे में ना हम बहुत लल्लू लेवल पर इस टॉपिक को खत्म नहीं कर पाएंगे, बहुत लल्लू लेवल पर ये टॉपिक खत्म करना समझदारी नहीं।
अरे अब तो ये स्टार के पीछे पड़ गया, समझ गए भैया, समझ गए, आप समझ गए, ठीक। तो अब इसमें जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है सर, आप अपने हिसाब से जैसा कर सकते हैं वैसे कर लेते हैं। तो आप फटाफट जो है इसमें सबसे पहले जो है सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लीजिए। तो लीजिए सर, आप सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैंने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें अपने हिसाब से एक बात बताऊं, ये मेरा अपना खुद का मानना यह है कि ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक अब सॉल्युबिलिटी का जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हर किसी सॉल्ट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब सर ये ऐसा हो जाए जैसे नमक की सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है सर। क्योंकि आप सिर्फ उन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत कम घुलते हैं। समझ रहे बात के, बहुत कम घुलने वाले, बहुत कम, यानी ऐसा हो गया जैसे 1 लीटर पानी में आपने ऐसा करके जरा सा, बस नमक वमक की बातें मत करिए सर, नमक की सॉल्युबिलिटी निकालेंगे आप। नमक 1 लीटर पानी में 4 किलो घुल जाए, बात समझ लो मेरी क्या कह रहा हूं सर। ये नमक वमक की बातें नहीं हो रही हैं सर, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बातें हो रही हैं। हम जिन सॉल्ट्स की बातें करने जा रहे हैं ये स्पैरिंगली, अब तुम कहोगे सर ये सब क्या अंग्रेजी है, स्पैरिंगली सॉल्युबल अंग्रेजी है तो है यार, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। स्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब थोड़ा सा, ताकि कुछ इक्विलिब्रियम जैसी बातें आए। नमक वमक की बातें नहीं हो रही हैं कि नमक घोल देंगे सर, एक लीटर में पानी में नमक घोले जा रहे हैं, कितना घुला, 5 ग्राम घुल गया, 50 किलो घुल गया, 20 किलो घुल गया, ना ना ना, हम इन सॉल्ट्स की बातें नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन सॉल्ट्स की बातें कर रहे हैं जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। और स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स विच डिसॉल्व इन वाटर, जरा सा, बात समझ रहे हो। तो हमने कहा ठीक है सर, अब हमें क्या लेना देना सर, आपने ये बता दिया ना कि कम घुलने वाले सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, बस बात खत्म। अब ये ऐसी स्पैरिंगली ऐसी की तैसी सर, कम घुलने वाले सॉल्ट्स की बातें हो रही, बहुत बढ़िया। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई अब ये सब है क्या, क्या होती क्या है सॉल्युबिलिटी। तो मैंने कहा अजीब आदमी हो, तुम्हें नाम से नहीं समझ में आ रहा है, पानी में जितना भी सॉल्ट घुलेगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, इसमें क्या सोच रहा है। कह रहे तुम हमसे बड़े लल्लू हो, पानी में कितना सॉल्ट घुलेगा ये तो पानी डिसाइड करेगा ना। तो हो, अगर एक ढक्कन में घोलोगे तो कम घुलेगा, एक ग्लास में घोलोगे तो ज्यादा घुलेगा, बाल्टी में घोलोगे और ज्यादा घुलेगा, तालाब में घोलोगे और ज्यादा घुलेगा। गजब आदमी हो, सॉल्ट का जो अमाउंट है वो तो पानी के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 50 ग्राम है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो कितने पानी में घुल रहा है। मैंने कहा बात तो सही, इसका मतलब ये हुआ सॉल्युबिलिटी को डिफाइन जब किया जाता है तो 1 लीटर पानी की बात करी जाती है। मैक्सवेल ऑन टॉप, रॉकिंग स्टार यश कह रहे हैं मैक्सवेल ऑन टॉप। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैक्सवेल ने टॉप पर आने के बाद इनको कुछ पैसा पहुंचाया है। अबे सब वो टॉप करते रहेंगे, वो सब आगे निकलते चले जाएंगे, वो खूब पैसा कमाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे, हम न्यूज में सुनते रहेंगे फलाना साहब की जो नेट वर्थ है वो फलाना करोड़ है। समझ रहे बात को, साहब ने एक गाड़ी बाहर से मंगवाई, धोनी साहब ने फलाना साहब को एक BMW गिफ्ट की। अबे तुम यही सुनते रह जाओगे, गजब आदमी हो। हम बात मेरी समझ रहे हो, ये कुछ नहीं देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। हमें सिर्फ इतना अच्छा लगता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया क्रिकेट में आगे निकल रहा है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस साल हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम कुछ देखने जा रहे हैं, ना हम कुछ देख रहे हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। समझने बात को। तो मैक्सवेल साहब बहुत आगे हैं। अब तुम पता नहीं मैक्सवेल किस मैक्सवेल की बात कर रहे थे, मैक्सवेल साले हर जगह घुसे होते हैं। तो तुम किसी और मैक्सवेल की बात करो, हमें नहीं पता। अगर क्रिकेट वाले मैक्सवेल की बात कर रहे हो तो बहुत अच्छा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए फिक्स कर देते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 50 है तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि 1 लीटर पानी की बात कर रहा है। मतलब सुनो, जैसे तुम्हें याद होगा हीट कैपेसिटी की बात हुई थी, तो अब हीट कैपेसिटी में क्या बोला गया था सर, हीट कैपेसिटी तो पेन की कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, उसकी कुछ और होगी, उसकी कुछ और होगी। तो सर कैसे डिफाइन करेंगे, हर आदमी की हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। हाँ बात तो सही, लेकिन सर ऐसे कर लेते हैं, आप मोलर हीट कैपेसिटी बता दीजिए कि आदमियों की मोलर हीट कैपेसिटी 25 होती है। तो अब मैं आदमी के पास जाऊंगा, हाँ भाई तेरे पास कितने मोल है, वो कहेगा 2 मोल, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी और आदमी के पास जाएंगे, तुम्हारे पास कितने मोल है, कह रहा आधा मोल है, कमजोर आदमी है, आधा मोल है, तो आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप मोलर हीट कैपेसिटी बता दीजिए, मैं मोल से मल्टीप्लाई कर करके हर सिस्टम की हीट कैपेसिटी निकालता रहूंगा। ऐसे यहां पर भी है। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी में सिर्फ वो ये बोलना चाहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व in its 1 liter
in its 1 liter of saturated solution is known as its solubility at that particular temperature। ये तो तुम लोग समझ ही रहे होगे ना कि टेम्परेचर को तो फिक्स कर दीजिएगा, क्योंकि सर टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिबिलिटी बदलती रहेगी। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी का मतलब यह हुआ कि जो आपका सॉल्ट है वो 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितना घुला। यानी अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक सॉल्ट का ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इस टेम्परेचर पर सॉल्ट और नहीं घुलेगा, तो जितना अब तक घुल चुका है वो अमाउंट क्या बन जाएगा हमारा, सॉलिबिलिटी। अब ये जो अमाउंट आपने लिखा है, इस अमाउंट को आप डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, यानी ये जो अमाउंट है आपका इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इट इज ग्राम सॉलिबिलिटी। यानी अगर आप ग्राम की बात कर रहे हैं अमाउंट की, तो ये ग्राम सॉलिबिलिटी बोला जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इट इज मोलर सॉलिबिलिटी, इट इज मोलर सॉलिबिलिटी। समझिए बात। यानी अगर आप मोल्स के टर्म्स में बात करते हैं तो ये सर मोलर सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और अगर आप ग्राम के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो आप ग्राम सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन का सॉल्ट का सोल्यूशन है, इसमें जो मेरा सॉल्ट है वो 2 ग्राम घुला है, तो दैट मींस ये ग्राम सॉलिबिलिटी। 2 मोल घुला है तो सर ये मोलर सॉलिबिलिटी। यानी आप चाहे मोल के टर्म्स में डिफाइन करें चाहे ग्राम के टर्म्स में डिफाइन करें, बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि हम पर लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर कितना घुल चुके हैं, दैट इज माई सॉलिबिलिटी। यहां तक क्लियर है? क्योंकि अब मैं आपको कैटेगरी वाइज, ये टॉपिक मुझे काफी पसंद है, आप समझिए बात को, और तुम समझ रहे हो कि जो चीज मुझे पसंद होती है मुझे बहुत अच्छा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं मैं, और किताबों से हटकर, किताबी भाषा से हटकर सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि मैं इस टॉपिक को कैटेगरी वाइज डिवाइड करता हूं। जो अब मैं करने जा रहा हूं वो फर्स्ट कैटेगरी है जो जेईई मेंस पर सबसे ज्यादा पूछी गई है, एंड दैट इज सॉलिबिलिटी का। आप कुछ इक्विलिब्रियम वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बताता हूं, ठीक। तो यानी ये फर्स्ट कैटेगरी है। फिर सेकंड कैटेगरी में कोशिश करेंगे सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड कुछ बात करें। थर्ड कैटेगरी में सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटीज की बात करेंगे डिफरेंट सॉल्यूशंस में, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स होंगे। फिर फोर्थ कैटेगरी में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट वगैरह लेकर इस तरह करके कुछ थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं, ठीक। तो अब इसमें जो करना चाह रहे हैं कि वो ये है कि ठीक है, तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि ठीक है सर, अब आप ये बताइए कि आप सॉलिबिलिटी को आप अपनी लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो अब देखिए हम अपने हिसाब से बात करते हैं, जरा समझना सब लोग बात को। ये सॉल्ट है, ये बर्तन है ना, और इस बर्तन में आपने ये 1 लीटर पानी भर दिया, और इस 1 लीटर पानी में के ऊपर, इसे तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, यहां पर आपने सॉल्ट रख दिया समझाने के लिए। ये हमारा सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, मान लीजिए AgCl ही ले लेते हैं, ये आपका सॉल्ट, ठीक। तुम दिमाग मत लगाना यार, समझो बात को, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है रख दीजिए, तो क्या होगा, उसने कहा कि अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं तो आपको कुछ नया दिखाई देगा। हमने कहा ठीक है हम रुक जाते हैं, बताइए क्या नया दिखेगा। कह रहा बस 2 मिनट रुक जाइए सर। हमने कहा 2 मिनट रुक गए। अब 2 मिनट बाद जब हमने बर्तन देखा तो कुछ अलग ही सिचुएशन नजर आई। क्या सिचुएशन नजर आई? 2 मिनट बाद जब हमने बर्तन देखा तो बर्तन जो है छोटा हो गया। क्या? नहीं, बर्तन तो वैसे ही रहेगा, बर्तन ये, ठीक समझ लो, ये आपका। और जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि ऊपर जो सॉल्ट है वो ये। तो हमने कहा ये क्या कमाल हो गया, हुआ क्या? ये कह रहा कुछ नहीं हुआ, जो आपने, तुम्हें समझाने की बात कर रहे हैं। वास्तव में आप ये मत सोचिए सर ये हवा में कैसे लटका हुआ है, सिर्फ तुम्हें समझाने की बात कर रहे हैं कि हो ये रहा है। सॉल्ट AgCl ले लेते हैं, AgCl सॉल्ट AgB यार, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, इनकी KSP वैल्यू बहुत कम होती है, अभी बात करेंगे। ये बहुत कम घुलने वाले सॉल्ट्स हैं। तो मैंने एक लीटर पानी के ऊपर AgCl को ऐसे करके खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद हुआ क्या सर, AgCl घुलता गया, घुलता गया, घुलता गया, घुलता गया, घुलता गया, जितना घुलना है उतना घुल गया। और उसने कहा भाई इस टेंपरेचर पर इससे ज्यादा नहीं घुलूंगा। नाउ दिस इज माय सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, क्लियर, एंड दिस इज अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट, और जो घुल गया वो अंदर की तरफ है। दैट मींस अब आपके पास ये जो AgCl है ये अनडिसॉल्व्ड AgCl है, अनडिसॉल्व्ड AgCl, और जो अंदर पड़ा हुआ है वो है डिसॉल्व्ड AgCl। ये डिसॉल्व्ड AgCl है,
AgCl मतलब सॉल्ट, तो ये अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट है, ये डिजॉल्व्ड सॉल्ट है, एंड देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट। सब लोग समझने की कोशिश करना, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिजॉल्व्ड सॉल्ट और अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम तैयार हो गया है, और उस इक्विलिब्रियम को मैं इस तरह से लिखने जा रहा हूं, AgCl सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद AgCl एक्वस। बताओ मेरी बात समझ रहे हो? सर ये वो AgCl है जो नहीं घुला पत्थर है, वो ऊपर पड़ा है, और ये वो AgCl है जो घुल गया, जो पानी के अंदर है, भीगा हुआ AgCl। और सर दुनिया जानती है जो भीग गया वो टूट गया, यानी ये AgCl एक्वस किस फॉर्म में नजर आएगा? Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। सो अल्टीमेटली यू हैव एन इक्विलिब्रियम बिटवीन AgCl सॉलिड दैट इज अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट जो कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये है इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी का। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये क्या बात होती है? इससे पहले तो आपने बताया था AgCl हमेशा Ag प्लस और Cl माइनस में जब भी टूटेगा 100% टूटेगा, जो भीग गया वो टूट गया। आपने जब भी कभी सॉल्ट को तोड़ा था 100% तोड़ा था, आपने कभी भी सॉल्ट का उसके कंपोनेंट्स के साथ इक्विलिब्रियम नहीं बनाया था। आज भी नहीं बना रहा हूं, आज भी नहीं बना रहा हूं, आज भी वही बात बोल रहा हूं। इससे पहले जो तुमने पढ़ा था वो सिर्फ ये पढ़ा था, क्योंकि तुम भिगाने के बाद हाइड्रोलिसिस करते थे, जो भीग गया वो टूट गया, आज भी जो भीग गया वो टूट गया। सो दिस इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन भीगा हुआ सॉल्ट एंड अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट, एंड डिजॉल्व्ड और अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट के इक्विलिब्रियम को ही सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम माना जाता है। हर्ष पूछ रहे हैं सैचुरेशन का क्या मतलब है? हर्ष, सैचुरेशन का मतलब है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फर्दर और सॉल्ट नहीं घुलेगा। सैचुरेशन आ चुका है, फर्दर और नहीं घुलेगा। जैसे तुम में से बहुतों के दिमाग में सैचुरेशन आ चुका होगा, अब चाहे मास्टर अपना माथा फोड़ ले तुम नहीं समझोगे, उसे बोलते हैं सैचुरेशन। समझते बात को? ठीक, सबको ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम। चलिए ठीक है, हमने मान लिया ये सॉल्ट अगर AgCl है तो इसकी सॉल्युबिलिटी का ये इक्विलिब्रियम बनेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? सर मुझे ये बताइए इस सॉल्युबिलिटी के इक्विलिब्रियम का Kc वैल्यू क्या है? Kc, तो मैंने कहा Kc तो जैसे लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, और ये तो पत्थर है, पत्थर की कंसंट्रेशन तो लिखते नहीं, तो इसका जो Kc होगा सर वो Kc में लिख सकता हूं, दिस Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस into concentration of Cl minus at this particular equilibrium, and this time this Kc is known as solubility product. So this is again KSP। ये हमारा वही Kc है जिसका आज नया नाम रखा गया है KSP। समझो, solubility product, जिसको आप solubility product के नाम से जानते हैं, यानी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज इक्वल टू solubility product, एंड वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होगा। बात समझिए, यानी जिस तरह से Kc के नए नए नाम आपने याद किए थे, Ka, Kb, Kw, अब Kf, पता नहीं क्या क्या, सर वो आपके सामने आज एक नया नाम लेके खड़ा है जिसको आप Ksp कहते हैं, बिकॉज दिस इज एन इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दिस इज एन इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्युबिलिटी, सो द Kc वैल्यू विल बी Ksp। अगर ये एसिड के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम होता तो उसे Ka बोल देते, अगर ये बेस के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम होता तो उसे Kb बोल देते, अगर ये हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम होता तो उसे Kh बोल देते। आज ये सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम है तो इसका नया नाम Ksp रख दिया गया है, और ये Ksp आयनिक प्रोडक्ट के बराबर है। आप समझने की कोशिश करिएगा, सर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जिसको आयनिक प्रोडक्ट कहा जाता है, या आयनिक प्रोडक्ट ही Ksp होगा एट इक्विलिब्रियम। समझो बात को। ये बताइए, जैसे हमने पहले भी बात की थी, क्या इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों आयंस का जो कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है, क्या वो किसी भी इंस्टेंट पर नहीं पता चल सकता? मतलब किसी भी इंस्टेंट पर अगर मुझे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि इनका मल्टीप्लिकेशन Kc के बराबर होगा? नहीं सर, ये तो रिएक्शन कोशेंट है सर। आपने शुरू की बात करें तो Ag और Cl आपने नहीं घोला तो उस टाइम पर ये वैल्यू कितनी है? 0। जब घुला ही नहीं तो 0। जब थोड़ा सा घुला तो Ag और Cl बनने लगे, इनका मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब इनका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होने के बाद वो Ksp के बराबर आ गया तो इक्विलिब्रियम सेट हुआ, यानी दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट। इसको आयनिक प्रोडक्ट कहा जाता है, और मुझे लगता है जिन लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया वो इस बात को समझेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट जो होता है जब तक वो Ksp से कम होता, याद है रिएक्शन कोशेंट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती चली जाती है, उस केस को डिसोल्यूशन का केस कहते हैं। सॉल्ट डिसॉल्व होता रहेगा क्योंकि अभी आयनिक प्रोडक्ट Ksp से कम। जिस टाइम पर आयनिक प्रोडक्ट
केएसपी के बराबर हो जाता है, वो पॉइंट सैचुरेशन का पॉइंट होता है, क्योंकि अब पर्टिकुलर टेंपरेचर पर इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और अगर गलती से किसी न किसी वजह से आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू केएसपी से बढ़ जाती है, तो ऐसे में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, और इस कॉन्सेप्ट को प्रेसिपिटेशन का नाम दे दिया जाता है। सब लोग इत्मीनान से समझने की कोशिश करें। व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज, मैं इसको अलग पेज पे भी लिख दूंगा, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन केएसपी इट शुड बी डिसोल्यूशन। सॉल्ट डिसॉल्व करता रहेगा। सॉल्ट आयनिक प्रोडक्ट अगर केएसपी से, आयनिक प्रोडक्ट अगर हमारा केएसपी से, आयनिक प्रोडक्ट अगर हमारा केएसपी के बराबर है, तो ऐसे में आपका सैचुरेशन अटेन हो चुका है। और गलती से भी अगर आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से बढ़ गया, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? पत्थर का बनना। पत्थर का बनना मतलब प्रेसिपिटेशन का होना। यानी ये रिएक्शन आगे कब चलेगी? जब इस रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट केएसपी से कम होगा। ये बराबर कब आ जाएगी इक्विलिब्रियम पर? जब रिएक्शन कोएफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। और कब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी? जब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू केएसपी से ज्यादा हो जाएगी, तब ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। और बैकवर्ड चलते ही पत्थर बनने लगेंगे, और पत्थर बनने को ही प्रेसिपिटेशन का मतलब कहते हैं। उज्जवल पूछ रहा है प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? पत्थर बनना, प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट कहां बनता है सर? नीचे जमने लगता है, उसे पत्थर बोल रहा हूं मैं। तो वो पत्थर जमने, सॉलिड एजीसीएल बनने लगेगा, तब जब ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। और जो रिएक्शन बैकवर्ड कब चलेगी? रिएक्शन बैकवर्ड तब चलेगी जब आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से ज्यादा हो जाए। सबको ये बात समझ में आ रही? वंश बिल्कुल वही क्यूसी क्यूपी की कहानी है यार। आप बस, कुछ बच्चे सोचते हैं नया चैप्टर, नया टॉपिक आ गया, केएसपी वगैरह। वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वही रिएक्शन कोएफिशिएंट है, सिर्फ रिएक्शन कोएफिशिएंट का नाम आयनिक प्रोडक्ट, और इस बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम केसी की जगह केएसपी है। तो जहां आप क्यू बोला करते थे, ये क्यू ही तो है, बस इसका नाम रख दिया, क्योंकि कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन है, तो आप इसको क्यूसी बोल दीजिए, सॉरी आप आयनिक प्रोडक्ट बोल दीजिए। सो इफ आईपी, यानी आप इसको चाहें तो अलग से पेज पे लिख देते हैं, इसको सब लोग अलग से खूबसूरत बात समझ के लिख लेंगे। इफ आईपी इज लेस देन केएसपी, तो दिस इज द केस ऑफ सॉल्ट डिसोल्यूशन, यानी सॉल्ट अभी डिसोल्यूशन शो करेगा, सॉल्ट का डिसोल्यूशन होता रहेगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू केएसपी के बराबर आ जाती है, तो सैचुरेशन आ जाएगा, यानी इस टेंपरेचर पर अब और नहीं घुलेगा। और कहीं गलती से आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू केएसपी से ज्यादा किसी वजह से आ गई, तो ऐसे में रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, और आप इसे प्रेसिपिटेशन का नाम दे सकते हैं। सो दिस इज प्रेसिपिटेशन। समझे बात को? पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है, ठीक, समझ में आ गया? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सब लोग ध्यान रखेंगे, इसको जैसे भी याद रखना है याद कर लेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी या फिर सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हर जगह पर इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो इसको छोटा सा ऐसे ही करके खूबसूरत बात समझ के लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, काम की बात पे आते हैं। अब सर ये तो समझ में आ गया हमें कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर पहुंचकर केएसपी के बराबर हो जाता है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आप मुझे थोड़ा सा फिर से कोई एक इक्विलिब्रियम लिख के दिखाइए। चलिए मैं फिर से लिख के दिखाता हूं। ये लीजिए सर, एजीसीएल का ही केस ले लेते हैं। एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? बताइए कैसे लिखेंगे सर? एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा सर? इसके कंपोनेंट जो है वो एक्वस मीडियम में, एक्वस फेज में डिसॉल्व हो जाएंगे सर, ये आपका इक्विलिब्रियम। अब आप सोच के देखिए जरा, अगर मैं आपको ये कहूं क्या क्या लिखते हैं बे? चेतन लिख रहा है आलू ले लो, भिंडी ले लो, फैजल सर की पप्पी ले लो। बहुत बढ़िया। कितने तुम लोग जो है गंदी गंदी बातें करते हो। ठीक, अच्छा तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, हाँ डाउट देख लेते हैं, डाउट देख लेते हैं भाई। बिना डाउट के तो कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं डाउट देख लो सर, डाउट देख लो सर, डाउट ऐसे। सर अगर इसका मतलब कि कभी भी आयनिक प्रोडक्ट का रिएक्टेंट केएसपी में, आयनिक प्रोडक्ट का रिएक्टेंट केएसपी में नहीं आएगा,
हाँ, केएसपी में कभी भी रिएक्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमेशा ही पत्थर होगा। सॉल्ट क्या घुलना, तो हमेशा पत्थर को ही घोलने की बात कर रहा है, तो वो कभी भी नहीं आएगा। रुचि कहना चाह रही है आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी में क्या डिफरेंस है। आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी में वही अंतर है रुचि, जो रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में था। रिएक्शन कोशेंट तो कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन वही रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम पर पहुंचकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता था। ठीक है सर, पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। प्रेसिपिटेशन है सर। पिछले साल के 20,000 के पटाखे हैं, कुछ नहीं तो पता नहीं क्या। बट सर सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोलिसिस में क्या फ़र्क है यार, बहुत बड़ा। विवश नहीं हो रहा था कि मेरे से, विश्वास होगा ये, हो रहा था कि मेरे से बन जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। कपिल सलीमियंस, अच्छा आईज पेन कर रही है, बहुत बहुत बढ़िया। तो बेटा आईज अगर दर्द कर रही है तो थोड़ा सा पानी यानी मार लो, या फिर अगर क्लास को छोड़ना चाहो तो क्लास को छोड़ सकते हो, है ना, फिर बाद में देख लेना। भले ही 2 घंटे पढ़ाइए बट क्वेश्चन बहुत सारे कराइएगा। अच्छा सर, आई लव यू गुरुजी। इसमें सर फिर से मैच कैसे खोले, पता नहीं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सर। इसमें मसाला आ गया, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। चलिए तो ठीक है। हाँ, ये कॉमन जोक्स हैं, दे आर कॉमन जोक्स देखने थे। अच्छा, हम तो रिसेंट जोक्स देख रहे थे, तो कॉमन जोक्स देखने थे। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि सर जैसे एजीसीएल का ये सॉलिबिलिटी, अब देखो ये फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट होने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से करना। अब तक तो हम खेल कूद कर रहे थे, ये अब पहली कैटेगरी है, और मैं तुम्हें इसी कैटेगरी पे अभी 3-4 सवाल ऐसे दिखा दूंगा कि देखिए ये पिछले बार, ये पहले, ये शिफ्ट लाइन से, एकदम लाइन से, समझ लो। तो अब क्या कहें कैटेगरी। सर ये कह रहे हैं कि ये बताइए, अगर मैं इस सॉल्ट को ले लूं तो इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी और इस सॉल्ट के केएसपी के साथ क्या रिश्ता बनाते हैं आप। अब देखो मैं एक लाइन जोड़ूंगा, जैसे तुम्हें याद होगा कि मैं बोलता था तो तुमसे कहता था कि इसको इसी तरह से बोलना जैसे मैं बोल रहा हूं। जब हम रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशंस करते थे तो मैं बोलता था कि यहां से यहां इतने का चेंज एक की वजह से, यानी ये एक की वजह एक साथ बोला करो। तो तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको याद किया, और फिर उनको कभी भी एन फैक्टर कैलकुलेशन इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में एन फैक्टर कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी मैं एक चीज बोलूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कैसे निकालोगे, पानी के अंदर इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कैसे निकालोगे, तो सवाल क्या जानना चाहते हैं आप। सर आप यही जानना चाहते हैं कि ये आदमी पानी में, 1 लीटर पानी में कितना घुलेगा, यही सवाल हुआ ना। इसी को तो सॉलिबिलिटी बोलते हैं। 1 लीटर पानी में कितना घुला, यही तो जानना चाह रहे हैं। अब मेरा आंसर सुनना जरा। सर सवाल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सर इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी आप जो है अमोनिया के सोल्यूशन में निकालिए, जिसमें अमोनिया के साथ ये Ag+ कॉम्प्लेक्स बनाता है, बवाल मचाता है। हम सब पढ़ेंगे ये वाली बातें, लेकिन सर कुछ भी पूछिए, अगर आप सॉलिबिलिटी पूछ रहे हैं तो मेरा पहला स्टेटमेंट है, सब लोग इस बात को याद रखेंगे, जब भी कभी सॉलिबिलिटी का सवाल आ और ये पूछे कि साहब की सॉलिबिलिटी कितनी है, तो आप कहिएगा लेट द सॉलिबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इज S। कितना आसान हो गया। क्या जानना चाहते हैं, सॉलिबिलिटी S। कितना क्या जानना चाहते हैं, सॉलिबिलिटी S। समझे बात को, बिल्कुल सीधा। ललित दलाल आ गए, फादर ऑफ 1.0 इज बैक आफ्टर 2 days। वाई ललित, वाई, समझो बात को। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि ललित, अच्छा ललित स्पैमर है। अरे ललित, तो तुम इतने दिनों बाद क्यों आए दोस्त, हैं, जल्दी आ जाते, हैं, जल्दी आ जाते। ललित स्पैम मत कर देना, आज इतनी बुरी तरह से बैंड बजाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक, तो अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि अब सॉलिबिलिटी निकालिए। ठीक, तो अब सॉलिबिलिटी क्या होगी, तो वो कह रहा है कि लेट द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इज S। अब इसका क्या मतलब, जरा समझना, सब लोग समझते जाना। अभी तुम्हें एक बार में दिक्कत लगेगी, उसके बाद सब समझ में आएगा। सर आप जानना क्या चाहते हैं, AgCl की सॉलिबिलिटी S है। इसका मतलब आपने क्या जवाब दिया, सर S मोल्स घुलेंगे, यही इसका मतलब हुआ ना। 1 लीटर में S मोल्स घुलेंगे, दिस इज नोन एज सॉलिबिलिटी। तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, मैं भी इसको यहां लिखूंगा, लेकिन यहां पर मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि इस तरह के कैसे भी आसान सवाल, मुश्किल सवाल, कोई भी सवाल हो, बड़ा आसान हो जाएंगे। लेट द सॉलिबिलिटी, अगर मुझे सॉलिबिलिटी निकालनी है तो लेट द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl, अभी मैं और भी सॉल्ट्स ले लूंगा, इज S मोल्स पर लीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है S मोल्स, इसका मतलब हुआ S मोल्स आर डिसॉल्व्ड इन इट्स 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ लो बात को, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सही है, एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर।
टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर केएसपी की वैल्यू भी चेंज कर जाएगी। तो यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एस मोल डिसॉल्व हो रहा है। 1 लीटर लिया, एस मोल डिसॉल्व हो, खत्म हो गया। भाई अब ये जो है गड़बड़ हो रहा है। चैट ऑफ, बिल्कुल चैट ऑफ नहीं करूंगा, मैं क्लास बंद कर दूंगा। अब ये ललित वलित जो सारे बच्चे ललित ललित कर रहे हैं, भाई किसी से क्या लेना देना, कौन आया कौन नहीं गया, तुम अपनी क्लास करो बे, समझो बात को, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, क्यों, है ना। अब इसको इसको करते हैं, चैट ऑन रहेगी। ललित ललित, सिर्फ ललित को बोलने दो ना जो बोलना है। तुम सब ललित ललित करते रहोगे तो तुम सारी स्पैम हो रहे हो, इसका मतलब, ठीक है ना। तो हम इसको समझ रहे हैं, चैट ऑफ नहीं कर रहे हैं, जिसको जो करना है करे। मैं ये सीधे सीधे क्लास ऑफ कर दूंगा चैट ऑफ की जगह, समझे बात को। अगर तुम एक आदमी के अलावा किसी और ने ललित ललित किया तो मैं क्लास ही बंद कर दूंगा, क्योंकि दूसरों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इसका। और कोई, क्योंकि ताकि पहचानने में तो आए कि साहब हैं कौन, है ना। ये जो सरकार आई है इसको जरा पहचानेंगे हम अच्छी तरह से, है ना। तो अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी निकाल के दिखाइए, है ना, तो एजीसीएल की आप सॉल्युबिलिटी निकाल, तो मैंने क्या जवाब दिया, क्या जानना चाहते हैं, एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी जानना चाहते हैं, कहां जानना चाहते हैं, कहीं भी जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आंसर इज एस। एस सॉल्युबिलिटी मतलब, अब देखो जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोलना, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज एस। एस का मतलब एस घुला, और एस घुला का मतलब एस टूटा, क्योंकि जो घुल जाता है वो टूट जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी एस है इस जगह पर, तो एस मोल घुलेंगे, एस मोल घुलेंगे तो एस मोल टूटेंगे, एस मोल टूटेंगे तो एजी प्लस के भी एस मोल बनेंगे और सीएल माइनस के भी एस मोल बनेंगे। और हमारा केएसपी ये कहता है कि इक्विलिब्रियम पर एजी प्लस और सीएल माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन ही केएसपी होता है। सो दिस इज एस इंटू एस विच इज इक्वल टू केएसपी। सो द सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ केएसपी। जरा सब लोग समझने की कोशिश करना, न जाने कितने सवाल तुमसे पूछे गए, कितने सवाल सोच भी नहीं सकते तुम। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर वो कहता है कि एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी AgNO3 सॉल्यूशन में निकालो, ठीक, एक ही सवाल, एक ही आंसर है, कहीं निकालिए आप, एक ही आंसर, एस। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज एस। ये लाइन तुम याद कर लो बस। और उसके बाद कौन सी लाइन याद करनी है, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज एस। दैट मींस एस घुलेगा, जो घुल गया वो टूट गया, इसका मतलब एस टूटेगा। अब उसके टूटने से जो भी आयंस बन रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशंस लिखो और उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इक्वेट करके एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। लेकिन सर ये बात समझिएगा, ये सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा सर। ऐसा थोड़ी ना कि ये एक फॉर्मूला बन गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट इज रूट केएसपी। लल्लू, ये वो सॉल्ट है जिसमें ये दोनों 1 1 बन रहा है। ऐसा भी हो सकता था ये 2 बनेगा, अगर ये 2 बनेगा तो ये 2s होगा। मेरी बात समझ रहे हो, मैं अभी एग्जांपल लेता हूं। यानी जब कभी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वो बहुत सीधे सीधे निकल के आती है। और सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ये कहती है कि जिस सॉल्ट की भी सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है उसको आप एस अज्यूम कर लीजिए। अब जैसे और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए वो कहता है, जनरली ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सर A2B3 सॉल्ट, इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालिए सर। A2B3 सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बताइए। तो यानी क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है कि कितना घुला। तो क्या आंसर लिखेंगे, लेट द सॉल्युबिलिटी बी एस। उसमें क्या सोचना है, सर आपकी सॉल्युबिलिटी एस है, यानी यहां पर फिर मैं यही वाली लाइन लिखूंगा कि अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हैं तो लेट द सॉल्युबिलिटी इज एस मोल्स पर लीटर। क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ 1 लीटर में एस घुलेगा। अब 1 लीटर में अगर एस घुलेगा तो सर एस टूटेगा, और एस टूटेगा तो कितने ए बनेंगे कितने बी बनेंगे, तुम लिख दो, खत्म हो गया। सर ये लीजिए सर, इक्विलिब्रियम बनाते हैं, A2B3 का इक्विलिब्रियम बनाते हैं। सर A2B3 का जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो ये बनेगा 2A + 3B। अब कैटायन वेटायन जो तुम्हें लिखना हो लिख लो, समझ बात को। ये आ गया +3, ये आ गया +-2। चार्ज वार से कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये हमारा सॉल्युबिलिटी आ गया A2B3, है ना। तो अगर वो कहता है कि कितनी आपकी सॉल्युबिलिटी है तो मैं क्या जवाब दूंगा, सर आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो एस।
तो अगर आपकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसका मतलब ये S घुल गया, अगर ये S घुल गया तो S टूट जाएगा। अब कोई भी सॉल्ट अगर S टूटा तो कितना A बनाएगा सर? इसके S मोल टूटेंगे तो इसके 2S मोल बनेंगे, यानी इसके 2S मोल बनेंगे और इसके 3S मोल्स बनेंगे। बताओ समझे? आप जरा KSP का एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस 3, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 आ जाएगा, और यह आ जाएगा B माइनस 2 रेज टू पावर 3। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस 3? द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस 3 इज 2S, सो इट विल बी 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब। सर बहुत आसान लग रहा है, ये 108 इंटू S की पावर 5 होगा। सो S की जो वैल्यू आएगी वो आएगी KSP डिवाइडेड बाय 108 का 5th रूट। दिस इज माई सॉल्युबिलिटी। समझो बात को। हमें पता था कुछ बच्चे उल्टी सीधी बात करेंगे, KSP बाई 6 लिख के आएंगे। 6 कहां से आएगा? ये 2 की पावर 2। भूल गए तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या आचार डाला जाता है? गजब लल्लू आदमी हो। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये KC तो है, KC में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चलाए जाते थे। समझ भी रहे हो? हाँ, ठीक है ना। चलिए सर एक जनरल केस बना लेते हैं। जनरल केस अपने आप ही लिख लो, तुम अपने आप ही लिख के देख लो। एक जनरल केस ले लेते हैं, MXNY, ये जनरल ही ले लेते हैं। ये सॉल्ट है सर, बताइए इसकी सॉल्युबिलिटी और इसके KSP का क्या रिश्ता है? सॉल्युबिलिटी और KSP का क्या रिश्ता है? चलिए तो बड़ा आसान, इसमें क्या सोचना है, बड़ा जैसे करते तो ऐसे ही कर लेंगे। लेट द सॉल्युबिलिटी बी एस। तो सबसे पहले तो इसका इक्विलिब्रियम ही लिख लेते हैं। MXNY अनडिसॉल्व्ड इज इन इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व्ड, और डिसॉल्व्ड क्या होगा? XM प्लस YN। चार्ज बार छोड़, चार्ज क्या क्या, ठीक। अच्छा अब बताइए KSP का क्या एक्सप्रेशन होगा? KSP का एक्सप्रेशन होगा M रेज टू पावर X इंटू N रेज टू पावर Y। ठीक, अब आगे M और N की कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे? लेट द सॉल्युबिलिटी बी S। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S घुलेगा, अगर ये S घुलेगा तो M की जो वैल्यू होगी वो XS बनेगी, और Y की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो YS होगी। यानी Y के जो मोल्स होंगे, सॉरी N के जो मोल्स होंगे YS और M के मोल्स XS होंगे। तो सीधे सीधे समझ में आता है, दिस इज XS रेज टू पावर X इंटू YS इंटू रेज टू पावर Y। सो दिस इज X की पावर X, Y की पावर Y इंटू S की पावर X प्लस Y। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी थी तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी KSP डिवाइडेड बाय X की पावर X, Y की पावर Y, द होल पावर 1 अपॉन X प्लस Y, एंड दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट। शाबाश। सही है, बिल्कुल सही। चलिए सर अब एक आध सवाल कर लेते हैं ताकि सेकंड, ये फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी के बाद सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। चलिए क्या सवाल है सर? ये कहीं हमारे किसी इम्तिहान में पूछा गया था। अब देखिए वही A2B3 है सर। A2B3 तो अपना आदमी है सर। ये BS2S3 क्या है? बकवासबाजी। सो दिस इज A2B3, और A2B3 के केस में आंसर कैसे लिखा जाता है? बड़ा आसान है सर, इसको तोड़ देते हैं, इसके सॉल्युबिलिटी का एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। यह आ जाएगा 2BI और आ जाएगा 3S। इसका मतलब इसका जो KSP होगा वो KSP होगा बिस्मिथ की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2, सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 3। बिस्मिथ की जो कॉन्सेंट्रेशन है हमें निकालनी क्या थी? इसमें KSP दे रखा है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो ये आ जाएगा आपका 2S। लेट द सॉल्युबिलिटी इज S, तो इट विल बी 2S। तो 2S की पावर 2 इंटू 3S की पावर 3। तो अभी हमने पढ़ा था इट इज 108 S की पावर 5। सो द सॉल्युबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हैं तो इट विल बी के। अब थोड़ा सा देखो, अब सवाल क्यों थोड़ा सा गंदा लग रहा है? इसलिए गंदा लग रहा है कि अब सर इसके अंदर कैलकुलेशन आ रही। तो अब देखो, अब ये तुम्हारे ऊपर है। अब तुम अगर इसको मुश्किल समझते हो या इसको कैलकुलेशन वाला समझते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है। अदरवाइज सीधे सीधे वैल्यूज को पुट करके हमारा आंसर आ सकता है। KSP वैल्यू दे रखी है 1.08 इंटू 10 रेज पावर माइनस 73। बड़ा ही घटिया KSP। देख रहे हैं KSP कितना कम है, और तुम्हें पता है कि जिस इक्विलिब्रियम का KSP कम होता है
उसका फॉरवर्ड जाना कम होता है, यानी ये सॉल्ट कम घुलने वाला सॉल्ट है, बहुत कम घुलने वाला सॉल्ट है। जितना छोटा केएसपी होगा उसके घुलने की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आ जाएगा 1.08 डिवाइडेड बाय 108। अरे ये तो आसान हो गया, 108 रेज टू पावर 1/5। तो ये तो सीधे सीधे 10 की पावर -15 आ रहा है, ये ऑप्शन हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो दिस इज 10 रेज पावर। और ये मैंने नहीं बनाया सवाल, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये समझिए बात को। या आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये देखिए सर हो सकता है 1 साल आ गया हो, इतना आसान सवाल बार बार थोड़ी ना आएगा, लो एक बार और देख लेते हैं। नहीं सर ये कैसे आ गया? नहीं ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि KSP ऑफ BAF2, द रेशियो ऑफ BAF2 एंड KSP इज। अब ये तो सवाल चलो एक बार करके देख लेते हैं, अगर कुछ समझ में आता है। तो बेरियम नाइट्रेट को मिक्स किया गया है NaF के साथ, तो KSP ऑफ BAF2 इज गिवन, दे रखा है। द रेशियो ऑफ BA+2, अच्छा इनका मल्टीप्लीकेशन और KSP का, KSP किसका यार, क्या दे रखा है भाई, ये किसी की समझ में आ रहा है तो देखो जरा क्या कह रहा है। 25 ml ऑफ बेरियम नाइट्रेट को मिक्स किया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहां से जो है बेरियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाएगी, है ना, और यहां से बेरियम+2 की, और यहां से फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी। KSP हमें दे रखा है, तो चलिए एक बार करके देखते हैं, शायद कुछ कुछ समझ में आ जाए। तो यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मोल्स जो होंगे, या मिली मोल्स ले लेते हैं, मिली मोल्स ऑफ BaNO3 होल ट्वाइस कितने दे रखे हैं, वो आ जाएंगे 25 इंटू 0.05, 25 इंटू 0.05, ये हमारे मिलीमोल्स होंगे। तो फिर बेरियम+2 के भी मिलीमोल्स इतने ही होंगे, क्योंकि 1:2 है, तो बेरियम+2 भी 25 इंटू 0.05 ही होगा, है ना, तो 0.05 होगा। चलिए ठीक है, ये मिलीमोल्स हो गए। आप ये बेरियम+2 के मिलीमोल्स हैं, मिलीमोल्स। तो बेरियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी फिर? बेरियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी मोल्स बाय वॉल्यूम, तो दिस इज 25 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा सर? 25 ml इसका मिलाया, 25 ml इसका मिलाया, तो वॉल्यूम हो गया हमारा 50। सो दिस इज 0.05/2 मोलर, ये बेरियम+2 हो गया। ठीक, अच्छा इसी तरह से जरा सोडियम फ्लोराइड भी ले लेते हैं। तो ये मोल्स यानी मिली मोल्स ऑफ NaF कितने दे रखे हैं? वो दे रखे हैं 25 इंटू 0.02। तो फिर फ्लोराइड के मोल्स भी इतने ही होंगे, फ्लोराइड के मोल्स भी 25 इंटू 0.02 होंगे। तो जो फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? वो होगी 25 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 50। सो दिस इज 0.01, है ना, ये 0.01 मोलर होगा। यानी बेरियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई। अब वो जानना ही चाह रहा है कि बेरियम+2 और फ्लोराइड के स्क्वायर का जो रेशो है और जो KSP का रेशो है वो कितना निकल के आ रहा है, जरा बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या करना है। बेरियम+2 और फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशो है, बेरियम+2 इंटू फ्लोराइड, ये इस वैल्यू को KSP के साथ रेशो देना है। तो अब बेरियम+2 और फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर देखें मल्टीप्लाई करके, तो बेरियम+2 कितना है, जरा वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। तो बेरियम+2 इंटू फ्लोराइड का स्क्वायर, तो बेरियम+2 कितना है 0.025, है ना, ये 0.025, और फ्लोराइड कितना है 0.01 का स्क्वायर। कितनी आएगी भाई ये वैल्यू? ये आएगा 10 की पावर -4, और ये है हमारा 2.5, तो दिस इज 2.5 इंटू 10 रेज पावर -6, ये मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब हमें रेशो किसका चाहिए? हमें रेशो चाहिए इसके साथ, यानी दिस बाय दिस, यानी रेशो ले लेते हैं। समझ लो बात को, ये हमारा ये वैल्यू आ गया, है ना, इसकी वैल्यू ये आ गई, और KSP की वैल्यू ये दे रखी। तो मुझे रेशो चाहिए इसका, ये हमें आंसर क्या चाहिए? हमें चाहिए बेरियम+2 इंटू फ्लोराइड का स्क्वायर अपॉन KSP, ये चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5
इंटू 10⁻⁻6 और केएसपी कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻6, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इज 5, सो द रेशियो विल बी 5। आसान, मतलब देखने से, लेकिन यार ठीक है, मतलब जैसे मैं अभी पहली बार इस सवाल को शायद देख रहा हूं तो मुझे भी मतलब समझ रहा हूं, थोड़ा अजीब सा लगा कि जानना क्या चाह रहा है ये, तो क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी यहां पर अजीब सा कुछ कंफ्यूजन आए, तो इसी तरह से जैसे मैंने छापा है तो लिखा भी ऐसे ही होगा उन्होंने, तो ये थोड़ा सा यार कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये BA +2 का स्क्वायर F स्क्वायर एंड KSP का रेशो, ये जानना क्या चाह रहा है। तो बिल्कुल सीधा है, बेरियम +2 तुम्हें यहां से मिल जाएंगे और जो फ्लोराइड आयन है वो तुम्हें यहां से मिल जाएंगे, बस बात खत्म। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी कह रहा है करते जाओ, KSP का रेशो निकालो, आंसर 5 आ जाएगा। कुछ कलाकारी नहीं, बकवास सवाल था। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे 2021 में पूछा गया सवाल, बिल्कुल सीधा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर निकालनी है। इस बार मुझे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है पानी के अंदर। अच्छा, अब आप इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी का जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो ये बनेगा, कैल्शियम +2 एक्वस इंटू 2OH - एक्वस। अब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP की वैल्यू होनी चाहिए, अगर मैं सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में लिखूं तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S होगा, ये 2S होगा, सो दिस इज S इंटू, जरा अपने आप समझना, 2S का स्क्वायर। बताओ समझाइए, OH की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रखना पड़ेगा, OH की कॉन्सेंट्रेशन 2S है तो 2S का स्क्वायर ये आ जाएगा, सो दिस इज 4S3। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका KSP अगर आपने दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने मुझे दे रखा है, तो जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 4S³ की वैल्यू ये है तो S की वैल्यू आ जाएगी KSP डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब रूट। ये सब तुम्हें खुद करना चाहिए यार। KSP कितना दे रखा है, KSP है 5.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4 और इसका क्यूब रूट। अब भैया पता नहीं ये सॉल्व कैसे होगा, ये तुम देख लो, और आंसर जो है इसका C है, ये एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर C आ जाए। अब कैसे सॉल्व हो रहा है वो तुम समझो, बिल्कुल। और ये मैं नहीं दे रहा हूं सवाल, ये पूछे गए सवाल, यानी ये वो केस हैं जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दिस इज कैटेगरी 1, समझी बात को। कैटेगरी 1 क्या है, S का KSP के साथ रिश्ता, सॉल्युबिलिटी का सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये पहली कैटेगरी है। यानी अगर आप पहली कैटेगरी की बात करते हैं तो पहली कैटेगरी क्या है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये पहली कैटेगरी है जो इनके रिश्ते से सवाल बनाती है। या तो यहां से यहां जाना होगा या यहां से यहां आना होगा, बस तुम्हें सही से एक्सप्रेशन और थोड़ा सा गुणा भाग करना आना चाहिए, तुम ये काम कर सकते हो। क्लियर है सर? ये कोई सर हो सकता है एक आध बार आए हो, हर बार आए हैं सर। ये देखिए सर, फिर वही सवाल, हर बार एक जैसे सवाल सर। देखिए ये, और मैं सारे नहीं लाया हूं, मैं सिर्फ ऐसे ही उठा के भाई एक ये ले लो, एक ये ले लो, ये बताने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि फर्स्ट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल सीधे हैं। तो जो बच्चा समझदार है, जिसको KSP और S का रिलेशन निकालना आता है, अलग अलग स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वाले सॉल्ट्स, अलग अलग स्टोशियोमेट्रिक रेशो वाले सॉल्ट्स के लिए, तो उसके लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक इजी है, फर्स्ट कैटेगरी इजी है। ठीक है ना? अब वो क्या कह रहा है, सर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितनी होगी। तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल बस लैंग्वेज बदल देता है। यानी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ये है, अगर मैं इसके सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम बनाऊं तो कैसे बनेगा सर, इट विल बी क्रोमियम +3 एक्वस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ये इसका इक्विलिब्रियम। इसके इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KSP, उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, हमें निकाल दे क्या रखिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, और हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, हमें हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन चाहिए। तो ठीक है सर, KSP की जो वैल्यू आएगी, अगर इसकी क्रोमियम +3 की कंसंट्रेशन को अगर मैं S ले लूं, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये हमारा 3S हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फाइनली ये कैलकुलेट करना है कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिखाई देती है, ये 3S के बराबर होनी चाहिए। द कंसंट्रेशन ऑफ OH- शुड बी 3S। तो अब आपको देख लीजिए S की वैल्यू कैसे निकाले, सब कुछ वैसे ही है यार। दिस इज क्रोमियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू
OH माइनस की कंसंट्रेशन का क्यूब। क्रोमियम प्लस 3 कितना होगा, क्रोमियम प्लस 3s होगा। OH माइनस कितना होगा, 3s होगा, उसका क्यूब सर ये आ जाएगा 27 s की पावर 4। तो इससे s की वैल्यू आ जाएगी। s की वैल्यू जैसे भी आएगी वो तुम अपने हिसाब से समझ लेना, KSP अपॉन 27 का 1/4 क्यूब, फोर्थ रूट। लेकिन मुझे S नहीं चाहिए, मुझे OH की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 3s। तो अल्टीमेटली S निकालने के बाद जो आपका आंसर आना चाहिए वो 3s आना चाहिए, बिकॉज 3h इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बताओ समझे मेरी बात, कर लोगे सब लोग अब इसको? अब आंसर का नहीं पता यार, आंसर इसका ए दे रखा है, तुम लोग अब इसको कैलकुलेट कर लेना है ना। तो जैसे भी आएगा, KSP हमें सवाल में दे रखा है 10⁻³ ये तो बड़ा कम दे रखा है यार। तो इसके आंसर में या तो कोई दिक्कत होगी, 10⁻31 इतना कम आ सकता है। एक बार जरा देखना यार, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, इतना गंदा आंसर आ सकता है क्या? या तो हम ही लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। हमें निकालना क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो कर तो ठीक ही रहे, एक बार देखना यार, अब शायद कुछ मिस प्रिंटिंग हो तुम। हाँ -3 होगा, या तो -31 की जगह, या तो -3 होगा। एक बार तुम, लेकिन यार यहाँ -29 कहाँ से आ रहा है, ये -29 भी आ रहा है। तो एक बार देख लेना है ना, अगर किसी को लगता है तो करके देख लेना है ना। लेकिन पर्पस जो बताने का था वो यही था कि हमारे पास फिर वही है सर, एक सॉल्ट दे रखा है, उसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, सॉलिबिलिटी निकालनी है, सॉलिबिलिटी दे रखी है, KSP निकालना है, सब कुछ एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ गड़बड़ है, KSP बहुत ज्यादा दे रखा है, मुझे डाउट है, लेकिन आप एक बार करके देखना है ना। मैं फिर अगली क्लास में इसको देख लाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा ये भी एक सवाल है, इसको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं सर, ये होमवर्क कर लेंगे आप। और ये हमारी सब फर्स्ट कैटेगरी के सवाल, सब हमारी फर्स्ट कैटेगरी के सवाल हैं। अगर और भी एक आध होमवर्क होंगे तो वो भी होमवर्क दे देते हैं। चलिए ठीक है सर, ये भी हमारी फर्स्ट कैटेगरी के सवाल हैं, इसको भी होमवर्क में डाल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये भी हमारी फर्स्ट कैटेगरी का सवाल है, इसको भी होमवर्क ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं, मतलब मैं सारे सवाल लाया भी नहीं हूं, हर शिफ्ट में इसके ऊपर अगर आयनिक का सवाल आ रहा है तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में इसके ऊपर सवाल दे देता है। सॉलिबिलिटी KSP, सॉलिबिलिटी KSP, सॉलिबिलिटी KSP सीधे सीधे निकाल के दे देता है। अब जैसे यहां पर भी देखिए, मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड निकालनी है 0.1 NaOH, इसको तो नहीं कर पाएंगे अभी हम, इसलिए क्योंकि ये कॉमन आयन वाला सवाल है जो हम पढ़ने के बाद ही करेंगे। लेकिन ठीक है, इसको लिख देते हैं, अब हम इसको सॉल्व बाद में कर लेंगे, ठीक। तो ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग सा लगता है, लेकिन चलिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड कैटेगरी, एंड सेकंड कैटेगरी इज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन जेई के एडवांस लेवल पर इस पर सवाल अक्सर पूछा जा सकता है, एक आध बार बड़ा सवाल बनाया भी गया है। तो सेलेक्टिव और मेंस लेवल पर भी इस पे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम से भी समझ में आ रहा है, नाम से ये लग रहा है कि एक से ज्यादा लोगों के प्रेसिपिटेशन की संभावनाओं में से, बात समझ रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों की प्रेसिपिटेशन की संभावनाओं में से किसका प्रेसिपिटेशन, किस सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन पहले होगा, यानी कौन सा पत्थर पहले बनेगा। तो मैंने कहा यार देखिए, बात अगर प्रेसिपिटेशन की है तो एक टर्म तो मेरे दिमाग में फिर घूमने लगा, वो यही है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा हुआ तो आप प्रेसिपिटेशन की बात बोलेंगे। मुझे इतना समझ में आ रहा है, यानी ये जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है ये तभी होगा जब ये सिचुएशन होगी। अब सेलेक्टिव वर्ड क्या कहता है, सेलेक्टिव वर्ड ये कहता है कि आप एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं प्रेसिपिटेट, एक सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं प्रेसिपिटेट, उनमें से कौन पहले प्रेसिपिटेट कर रहा है। सर दिस इज सेलेक्टिव, इसे सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की कैटेगरी में डाला जाएगा। और ये आपको और इसमें जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेशन किसका पहले होगा। मैंने कहा आप ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब देखो मैंने इसको अपने हिसाब से समझाया है, अपने हिसाब से समझता हूं मैं, अलग अलग केस के फॉर्म में करता हूं, अलग अलग केस बनाता हूं। पहला केस बनाता हूं, देखना जरा समझना सब लोग, पहला केस बनाया जा रहा है। क्या है हमारा पहला केस? पहला केस यह है कि आपके पास एक बर्तन है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहा हूं, और इसके अंदर 0.1 मोलर क्लोराइड आयन पड़े हुए हैं,
और 0.1 मोलर ब्रोमाइड आयन पड़े, ठीक, और इसके अंदर आप Ag प्लस ऊपर से गिरा रहे हैं। इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि KSP AgCl का दिया गया है 10⁻⁻10 और मैं ऐसे समझा रहा हूं मैं, और AgBr का जो KSP दे रखा है वो 10⁻13 है। आपसे ये पूछा जा रहा है, तुम समझ भी रहोगे मेरी बात को, कि जब मैं ऊपर से Ag प्लस गिराऊंगा तो सर दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना क्या है कि AgCl जोड़कर AgCl का सफेद पत्थर बनने लगे, एक संभावना। दूसरी संभावना, जब ऊपर से Ag प्लस गिराने लगेंगे आप तो AgBr के साथ जुड़कर AgBr का पत्थर बनाने लगे। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, दो संभावनाएं हैं, या तो पीले रंग का पत्थर बनेगा या सफेद रंग का पत्थर बनेगा। AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट बनेगा या फिर AgCl का सफेद प्रेसिपिटेट बनेगा, ये डिसाइड करना। तो मैंने कहा सही, कैसे डिसाइड करना है? अरे भाई आपने कंडीशन लिख रखी है, ये आपकी कंडीशन है, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन आपके सामने है। यानी जब आप ऊपर से Ag प्लस गिराएंगे तो Ag प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है जो अंदर गई वो Br माइनस के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर वो मल्टीप्लीकेशन AgBr के KSP को एक्सीड कर गया तो सर AgBr का पत्थर बन जाएगा, समझ रहे हो? फिर अच्छा दूसरा केस क्या बनेगा? सर जो Ag प्लस आपने अंदर डाला वो Ag प्लस अपनी कॉन्सेंट्रेशन को Cl माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अगर Ag और Cl की कंसेंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसके KSP को एक्सीड कर गया, किसके? AgCl के, तो AgCl का पत्थर बन जाएगा। अरे सर ये तो बड़ा लॉजिकल है, जिसका KSP कम है पहले वही पत्थर बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले उसी का अटेन होगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सर, गलत बात तो समझ ही जाते हैं हम, गलत बात तो हम कर ही रहे हैं। अरे लेकिन बुक्स में भी ये मेंशन कर देते हैं कि वो सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट करता है जिसका KSP कम होता है। क्या गंदगी मचा रहे हैं आप सर, सवाल ही नहीं है ये सर, ये सब क्या गंदा सा लॉजिक है, अभी मैं तुम्हारे सामने प्रूफ करूंगा ऐसा नहीं होता। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब Ag प्लस अंदर आएगा तो वो Ag प्लस ये कहेगा उधर Cl माइनस पढ़े, इधर Br भी पढ़े, मैं अपनी कंसंट्रेशन को Cl माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻10 को एक्सीड कर गया तो हमारा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा मल्टीप्लिकेशन अगर 10⁻⁻13 को एक्सीड कर गया तो हमारा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों में छोटी वैल्यू किसकी है? इसकी। तो पहले ये आएगा ना, बाद में वो आएगा। यानी Ag और Br का मल्टीप्लिकेशन जो कि 10⁻⁻13 को एक्सीड करना है वो ये पहले अटेन होगा, ना कि पहले वो। इसलिए पहले प्रेसिपिटेशन किसका होगा? AgBr। लेकिन सर ये चीज तो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड कर रही है कि इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन क्या है। यहां पर दोनों आयंस की कंसंट्रेशन बराबर है, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। मेरी बात समझना जरा, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि Ag प्लस की जो कंसंट्रेशन है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, और साथ ही साथ Ag प्लस की जो कंसंट्रेशन है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। सर Ag प्लस तो फिक्स हो गया, अगर ये दोनों भी फिक्स हो गए तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों फिक्स है, ये भी फिक्स है सर, ये Ag प्लस, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वैल्यू जो है हमें किसके बराबर पहुंचानी है? इसकी लिमिट क्या है? 10⁻⁻13, और ये वैल्यू किसके बराबर पहुंचानी है? 10⁻⁻10। सर ये दोनों फिक्स हैं, समझ रहे बात को? तो ये Ag प्लस 10⁻⁻13 तक पहले पहुंचेगा। इसका मतलब ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, ये वाली चीज पहले अटेन की जाएगी और ये वाली चीज बाद में अटेन की जाएगी। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिसका KSP कम है पहले वो प्रेसिपिटेशन शो कर रहा है, ना कि जिसका KSP ज्यादा है पहले वो। लेकिन सर हम अभी इस बात को डिसाइड करेंगे कि अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज कर दिया जाए तो हो सकता है जिसका KSP ज्यादा है पहले वो प्रेसिपिटेट बना ले। अभी मैं इस बारे में बात करते हैं। मुद्दे पे आते हैं। सौविक बसक कह रहे हैं मुद्दे पे आते हैं। बसक साहब बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह कहता है कि हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें एक जनरल तरीका बताने जा रहा हूं, वो क्या कहती है। जनरल तरीका यह कहता है कि इन दोनों सॉल्ट्स के प्रेसिपिटेशन के लिए जो ऊपर से आप Ag प्लस डाल रहे हैं उस Ag प्लस की कंसंट्रेशन जहां कम चाहिए होगी वो पहले प्रेसिपिटेट करेगा। सर मुझे मतलब ही नहीं है कि किसका KSP ज्यादा किसका कम, क्योंकि अगर आप यह बात याद रखेंगे तो फिर किसी भी तरह के सवाल में गलती नहीं होगी। कई बच्चे क्या करते हैं कि जिसका भी प्रेसिपिटेशन KSP कम होता है पहले वो उसको प्रेसिपिटेट करा देते हैं। हालांकि लॉजिकल लगता है क्योंकि KSP जिसका कम है पहले वो आयनिक प्रोडक्ट उसको पकड़ लेगा, तो इसका मतलब उसका प्रेसिपिटेशन पहले आ जाएगा। लेकिन ये हर बार सही नहीं होगा। सही तरीका ये होगा कि जिस आयन को आप ऊपर से नीचे डाल रहे हैं उस आयन की जो कंसंट्रेशन है दोनों लोगों के प्रेसिपिटेशन के लिए कितनी चाहिए पहले वो निकालिए। जहां कम चाहिए पहले वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। मेरी बात समझना, मैं देखो बिल्कुल फाइनल बात करने जा रहा हूं। आप वो ये है द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस
फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, कोई बता सकता है कितनी आएगी? बिल्कुल बता सकते हैं सर, दिस मस्ट बी इक्वल टू KSP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? मुझे इससे मतलब नहीं पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा बाद में कौन करेगा, मैं तो बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि आप मुझे Ag प्लस की कंसंट्रेशन बताइए जो AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए कम से कम चाहिए, इससे ज्यादा डाल दोगे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये कब आता है सर? जब Ag और Cl की मल्टीप्लीकेशन KSP के बराबर होगी। सेलेक्टिव इलेक्टिव प्रेसिपिटेशन छोड़िए, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन से कोई मतलब ही नहीं, एडवांस में ऐसा नहीं होगा। बात तो सही है, लेकिन ये जो मैं सवाल कर रहा हूं ये एडवांस में ही पूछा गया सवाल है। मैं अभी बात करूंगा इस पूरे सवाल के बारे में, ठीक? तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि AgCl का जो प्रेसिपिटेशन है उसके लिए Ag प्लस कितना चाहिए, तो उसके लिए Ag प्लस कितना चाहिए? Ag इंटू Cl KSP के बराबर होना चाहिए। सर Ag की वैल्यू इतनी चाहिए, चलिए कर लेते हैं कितनी चाहिए सर। KSP दे रखा है 10 की पावर -10 और Cl माइनस आपने दे रखा है 0.1, सो दिस विल बी 10 रेज़ पावर -9 मोलर। यानी फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl the required Ag plus should be 10 raised to -9 मोलर। क्लियर? समझ में आई? चलिए सर अब एक और काम करते हैं। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन AgBr के प्रेसिपिटेशन के लिए कितनी चाहिए सर? ये चाहिए KSP ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस। बिल्कुल सही है। AgBr का KSP कितना है? 10 रेज़ पावर -13 डिवाइडेड बाय Br कितना है? 0.1, दिस इज 10 रेज़ पावर -12 मोलर। अब आप ये बताइए इन दोनों जगहों पर किस जगह पर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए? आप ऊपर से गिरा रहे हैं तो पहले कम वैल्यू आएगी, फिर ज्यादा गिरेगा, फिर कम गिरे, पहले कम गिरा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर यानी किस जगह पर Ag प्लस कम चाहिए किसके प्रेसिपिटेशन के लिए? सर दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, सो दिस Ag प्लस जैसे ही 10 की पावर -12 अंदर आएगा सर AgBr के प्रेसिपिटेशन की संभावना स्टार्ट हो जाएंगी। सर अजीब लल्लू आदमी है सर, ये तो हम पहले ही कह रहे थे जिसका KSP कम है पहले वो प्रेसिपिटेट करेगा। हम लल्लू नहीं बेटा, वो इस बार सही है, अभी नहीं सही आएगा। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? इसलिए मैंने जनरल मेथड निकाला। जनरल मेथड क्या है कि जिस आदमी के प्रेसिपिटेशन की आप बात कर रहे हैं उस आदमी की प्रेसिपिटेशन के लिए जो ऊपर से आयन डाला जा रहा है उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है पहले ये निकालिए, कितनी चाहिए वो निकालिए। जहां पर Ag प्लस कम चाहिए बस उसी से काम चला लेंगे। सिंस Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन required for the precipitation of AgBr is less as compared to Ag plus concentration required for the precipitation of AgCl, so AgCl नहीं AgBr precipitates first। ये मेरा आंसर आ गया। और मैंने कहीं ये चीज मेंशन नहीं की है कि जिसका KSP कम होगा पहले वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। मैंने कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं की क्योंकि मुझे पता है ये बात सही नहीं। बताओ यहां तक समझ में आया? अब सोचो इस बर्तन में 4 तरह के सॉल्ट एनाइंस पड़े होते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, हमारा माइनस, तुम्हारा माइनस, और ऊपर से आप Ag प्लस गिरा रहे हैं। तो अब आप आंसर कैसे निकालेंगे? सर जिसका KSP कम है। नहीं 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 सर, तरीका एक ही है, तीनों चारों जगहों पर Ag प्लस की रिक्वायरमेंट निकालेंगे। जहां पर रिक्वायरमेंट कम आएगी पहले वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, बस बात खत्म। क्लियर है? ठीक है, लेकिन सर अब KSP भी तो कम AgBr का ही था और उसी का प्रेसिपिटेशन पहले हो रहा है, तो आपने क्या कमाल कर दिया सर, इतनी मेहनत करवाई, आंसर वही आ रहा है जिसका KSP कम है। हमने कहा बात तो सही है लेकिन अब नहीं आएगा। चलिए केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 है बर्तन लिया और इसमें फिर से Cl माइनस ले लिया, Br माइनस ले लिया। Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है और जो Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 रेज़ पावर -5 मोलर। वो कह रहा है मैं ऊपर से Ag प्लस डालूंगा, बताओ पहले कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब तुम सब जानते हो
कि सर जब ऊपर से Ag+ डालेंगे और KSP AgBr का ही कम होता है, वो तो आपने देख ही लिया। तो जब AgBr का KSP कम है तो पहले वही नहीं पड़ जाएगा, बात तो सही। जो गधे लल्लू लोग हैं वो कहेंगे ऐसी तैसी सर, KSP कम प्रेसिपिटेशन पहले, KSP कम प्रेसिपिटेशन पहले, वो मस्त हो जाएंगे। जो काम के लोग हैं वो क्या कहेंगे, काम के लोग कहेंगे कह रहे हमें नहीं मतलब भैया, हमें तो मास्टर ने एक सीधी सीधी बात बताई थी हमारे कि Ag+ की कंसंट्रेशन निकालो दोनों लोगों के प्रेसिपिटेशन के लिए, यह आ जाएगा KSP ऑफ AgCl divided by concentration of Cl minus, and that is 10 raised power minus 10 divided by 0.1, and that is 10 raised power minus 9 molar. And for the precipitation of AgBr, the requirement of Ag+ is, ये आ जाएगा 10 की पावर minus 13, that is a KSP of AgBr divided by Br minus, यह आ जाएगा 10 raised power minus 13 divided by 10 raised power minus 5, and that is 10 raised power minus 8 मोलर। खत्म हो गई बात सर, लग गई बैंड सबकी। यानी अल्टीमेटली उस आदमी का प्रेसिपिटेशन पहले होगा जिसके लिए ऊपर से गिरने वाला Ag+ कम चाहिए। यानी जैसे ही -9 गिरा इसका प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा, -8 तक तो पहुंचे ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब यह हुआ सिंस द रिक्वायरमेंट of Ag+ for the precipitation of AgCl is less than the requirement of Ag+ for the precipitation of AgBr, तो AgCl प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट। सर अब ये AgCl पहले प्रेसिपिटेट कर रहा है, समझो बात को। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? जबकि KSP किसका कम था? सर KSP तो AgBr का था, तो पहले कौन प्रेसिपिटेट करना चाहिए? AgBr। नहीं सर ये कहा तो सर, क्योंकि आप समझिए बात को, अंदर Cl पड़ा, Br पड़ा, ऊपर से Ag आएगा सर, आयनिक प्रोडक्ट KSP को पकड़ेगा। सर जब एक आयन का कंसंट्रेशन कम है Cl का, Br का, तो Ag+ ज्यादा चाहिए होगा। हो सकता है इतना ज्यादा चाहिए हो जो इससे भी ज्यादा हो, अगर इससे ज्यादा हो तो पहले ये नहीं पड़ जाएगा। भाई समझिए, आप इसके प्रेसिपिटेशन के लिए Br के कितना Ag+ चाहते हैं? -8। आपने -8 के आसपास डाला तो इसको थोड़ी ना प्रेसिपिटेट कराएंगे, AgBr AgCl नहीं निकल आएगा। कहेगा यार हमारा नंबर पहले लग जाएगा क्योंकि हमारे लिए तो चाहिए था। बात समझ रहे हो? नहीं तो क्या ये कहना ठीक है? अब सब लोग मेरे सवाल का जवाब देंगे। क्या ये कहना ठीक है कि अगर एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन सेम होती, यानी फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिस सॉल्ट का KSP कम है पहले वो प्रेसिपिटेट करेगा, ये गलत है। ये तब सही है जब सॉल्ट्स जो एनायंस है हमारे, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस सेम हो। यानी एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है, इन दैट केस सॉल्ट्स हैविंग लेस KSP प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? फिर ये लिख देते हैं, anions having if the concentration of anions is same, then salt having less KSP precipitates first। अब ये सही है? ये अब इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं? अगर ये अलग हुए, अगर एनायंस की कॉन्सेंट्रेशन अलग हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो समझो बात को। लेकिन अगर एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये ठीक है, जिसका KSP कम होगा वो पहले प्रेसिपिटेट करेगा। बताओ ये वाली बात सही है? एक आदमी कह रहा है फॉल्स, वैभव कह रहा है फॉल्स, मतलब कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। नहीं, क्या चीज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट? ट्रू। बहुत सारे बच्चे इसको ट्रू भी लिख रहे हैं, कुछ शाबाश। जबकि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि अभी तीसरा केस रह गया। गजब लल्लू आदमी हो, एनायंस भी जो सॉल्ट बना रहे हैं उनकी स्टोइचियोमेट्री भी सेम होनी चाहिए। समझिए बात को, अगर उनकी स्टोइचियोमेट्री बदल रही है तो एनायंस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होने के बावजूद भी जिसका KSP कम है उसके बाद दूसरा, मतलब दूसरा आदमी प्रेसिपिटेट कर सकता है। मैं बताता हूं कैसे। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज फॉल्स। मतलब दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब एनायंस ऑलवेज, कैसे बोले,
अभी अभी आंसर अभी लिखेंगे तुम समझ जाओगे। नॉट ऑलवेज ट्रू, डिपेंड्स ऑन द स्टोइशियोमेट्री ऑफ सॉल्ट। मैं दिखाता हूं कैसे। केस 3 ये ले लेते हैं सर, इसके अंदर 0.1 मोलर Cl डाल दीजिए, बहुत बढ़िया, और 0.1 मोलर CrO4 क्रोमेटाइन डाल दीजिए। सर एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन सेम, बिल्कुल सही है। आप जरा KSP बताइए। KSP ऑफ AgCl is 10⁻⁻10 and KSP of Ag2CrO4 is 10⁻⁻13. Sir, anionic concentrations are same, so the salt having less KSP precipitate first, so the पहला precipitation should be of Ag2CrO4. Clear? आरजे हैंडसम बोल रहा है नोट्स गंदे करवा दिए। अबे ठीक है, तो अब हाँ, आयुष कह रहा है मैंने पहले ही आपसे पूछा था स्टोइशियोमेट्री वाला। तो आयुष हो सकता है मैंने तुम्हारी चैट पढ़ ली हो, लेकिन मैं जवाब नहीं देना चाह रहा हूं, बिकॉज समझ ना, एक टीचर के लिए एक अच्छी चीज होती है ना, बच्चों को बेवकूफ बना दिया ऐसे ऐसे। तो हो सकता है मैं भी थोड़ा मजे लेना चाह रहा हूं, और तो कुछ नहीं। हालांकि तुमने अगर ये सोचा तो अच्छी बात, मैं बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा। तो ये स्टोइशियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखिए सर, ऐसा लग रहा है जैसे ये एनायनिक कंसंट्रेशन, पहले वाला केस क्या था, एनायनिक कंसंट्रेशन सेम थी, जिसका केएसपी कम था पहले वो प्रेसिपिटेट कर गया। फिर मैंने दूसरा केस बनाया जिसमें एनायनिक कंसंट्रेशन बदल गई, तब भी आंसर बदल गया, जिसमें केएसपी ज्यादा था वो प्रेसिपिटेट कर गया। तो तुमने क्या नतीजा निकाला कि कम से कम एनायनिक कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, आंसर तब सही आएगा। मैंने दूसरा केस, तीसरा केस बनाया जिसमें आयनिक कंसंट्रेशन भी सेम ले ली, लेकिन अब भी आंसर बदल गया। कैसे सर? देखिए ऐसा है, क्योंकि आपने जनरल मेथड बताया था। सर ये सब बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं क्या क्या याद करके जाते हैं। आपने बताया था जिन लोगों के प्रेसिपिटेशन की संभावनाएं हैं, उसके प्रेसिपिटेशन के लिए जो ऊपर से आयन गिराया जा रहा है उसके कितनी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो निकाल लीजिए बस। जहां रिक्वायरमेंट कम होगी पहले वो पीपीटी बनाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो हमने कहा भाई बात तो ठीक है, तो एक काम करते हैं कि सर ऊपर से Ag प्लस गिरा के देख लेते हैं। अब आप जरा सोच के बताइएगा, AgCl के लिए तो कोई झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए मुझे कितना Ag प्लस चाहिए? अब तो मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को तो सब लोग समझ ही जाएंगे, 10⁻⁻9 मोलर चाहिए। ठीक सर, Ag2CrO4 के लिए कितना चाहिए? अब देखना जरा, बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं। Ag2CrO4 के लिए मुझे कितना Ag प्लस चाहिए? तो सर सबसे पहले आप Ag2CrO4 का KSP का एक्सप्रेशन तो लिखिए। ये देखिए एक्सप्रेशन, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस। सो Ag प्लस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP बाय CrO4। सब लोग समझने की कोशिश करो भाई। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर मैं Ag प्लस निकालना चाहता हूं फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2CrO4, तो इट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP। कितना है KSP? 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय CrO4 कितना है? 0.1। सो दिस इज 10⁻⁻6 मोलर। सब लोग जरा समझने की कोशिश करें। शाबाश। अभीप्सा शुक्ला कह रहे हैं सारे ग्रेट लोग आपकी तरह हैं, बकरे हैं। अच्छा, AgCl, आप समझ रहे हो बात को? साफ दिखाई दे रहा सर। एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन सेम है, KSP कम किसका है? नीचे वाले का है, लेकिन प्रेसिपिटेशन किसका हो रहा है पहले? सर AgCl प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट। इसका मतलब यह हुआ सर, हर सूरत में मुझे जो बात समझ में आई है वो ये, किसका KSP कम, अगर तुम्हें कुछ याद ही करना है, मतलब सर अब तुम बिल्कुल ही बदतमीजी पे उतर आओ, तो ये याद करके जाना, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है। सर एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए और सॉल्ट सेम स्टोइशियोमेट्री के होने चाहिए, तब जिसका KSP कम है पहले वो प्रेसिपिटेट करेगा। सर इतने ड्रामेबाजी से आज सीधी बात याद कर लेते ना यार। क्या सर, जो भी ऊपर से गिरा रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, जहां वो कम चाहिए पहले वो पीपीटी बनाएगा, खत्म।
नहीं, 4 से डिवाइड नहीं होगा। मैं सॉलिबिलिटी नहीं निकाल रहा हूं, कुछ बच्चे बेवकूफी भी करते हैं, मैं सॉलिबिलिटी नहीं निकाल रहा हूं। 4 से डिवाइड करके ड्रामेबाजी करना, उससे एस आता है। मैं सॉलिबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मुझे CrO4 और Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो मैंने KSP का एक्सप्रेशन लिखा और सिर्फ Ag+ की वैल्यू निकाल ली। समझ रहे हो बात को? और अगर तुम 4 वाला भी बात करना चाहो, 4 वाली भी बात करते हैं, उससे सॉलिबिलिटी आएगी। ठीक, सॉलिबिलिटी आने के बाद तुम्हें Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो 2s करोगे ना। फिर नहीं समझे मेरी बात को? आपको Ag+ कितना चाहिए वो बताना है। तो Ag+ कितना चाहिए सर? इफ द सॉलिबिलिटी इज S, इट विल बी इफ द सॉलिबिलिटी S, इट विल बी 2s एंड इट विल बी S। तो अगर आप S निकाल के लाते हैं तो Ag+ कितना चाहिए? Ag+ 2s है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं इसलिए सॉलिबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा। मुझे कौन सी सॉलिबिलिटी निकालनी है? मुझे Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2CrO4 एंड CrO4 इज गिवन, सो द आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू KSP। उससे Ag+ की वैल्यू आ जाएगी। समझे बात को? नहीं स्नेहा, कोई समरी नहीं है बेटा। मैं समरी साथ में, इतनी अंग्रेजी तो मैंने आज तक कभी नहीं लिखी। आप समझिए, ये इतनी अंग्रेजी जो आप लिख रहे हैं, ये सब देखिए, ये अंग्रेजी की अंग्रेजी। इसमें क्या समरी लिखनी है? लास्ट स्टेटमेंट आप डालिए कि कुछ भी हो, ऐसी की तैसी सर किसी किताब की, ऐसी तैसी किसी कंसेप्ट की, सीधी सी एक बात आपने समझाई है कि जब कभी भी किसी सॉल्ट के सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की कहानी आती है, तो ऐसे सूरत में मैं ऊपर से गिरने वाले आयन की रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन अलग अलग सॉल्ट्स के प्रेसिपिटेशन के लिए कितनी चाहिए वो निकाल लेता हूं। जहां कम चाहिए पहले वो पीपीटी बनाता है, बात खत्म हो गई। मैं ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा रहा, बात खत्म। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा आज इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा अभी कुछ काम भी है, तो आज इतना ही रखेंगे। लेकिन अभी इसमें एक पोर्शन और है हमारा छोटा सा, और वो ये पोर्शन है कि जैसे हमारा पहला वाला केस था, तो आपने बताया कि AGBR पहले पीपीटी बनाएगा। ठीक, तो अब मेरा उसी के अंदर एक सवाल ये भी आएगा कि अगर मैं ऐसा कुछ हो सकता है कि AGBR के रहते रहते AgCl का प्रेसिपिटेशन हो सके, यानी Br- अभी भी है लेकिन AgCl पहले प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अच्छा सा छोटा सा एक टॉपिक है जिस पर सवाल पूछा जा चुका है, तो वो एडवांस लेवल पर बहुत पहले। तो ठीक है, मैं उस बारे में बात करूंगा, और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटीज को अलग अलग बर्तनों में, एसिडिक बफर के अंदर, बेसिक बफर के अंदर, पानी के अंदर, कॉमन आयन के अंदर, कॉम्प्लेक्सेशन के अंदर, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी, इस तरह के 6 केसेस बनाऊंगा और फिर उनको आपस में कंपेयर करूंगा, और फिर वीक एसिड वीक बेस वाले केस बना के बात खत्म करेंगे। तो सब लोग इसको रिवाइज करें। कल की जो क्लास होगी मुझे लगता है काफी हद तक ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अगर तुम जिंदा रहे तो थोड़ा सा टाइट्रेशन कर्व के बारे में बात करूंगा, और नहीं तो वो टाइट्रेशन कर्व बाद में भी किए जा सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं टाइट्रेशन कर्व के बारे में बात करूं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्लासेस इस आयनिक इक्विलिब्रियम को खत्म करने के लिए लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। सब लोग जम के कोशिश करें, खूब मेहनत करें, मिठाई विठाई खाएं, है ना, और सही है ना, अच्छा है, सिलेक्शन मिल जाएगा सब लोगों को। तो थोड़ा सा याद रखना, है ना, भूल मत जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो कोशिश करना कि जो है सब लोग जो है बढ़िया से सेलेक्ट हो और एक बार बढ़िया जश्न में शामिल हो, है ना। और दूसरा ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि ये टाइम ऐसा टाइम है जिसमें जो है दिक्कत आती है, जिसमें कमियां आ सकती हैं पढ़ाई में। तो तुम बस इस चीज़ के लिए तैयार रहना, वो कमियां नहीं आनी चाहिए, है ना, बल्कि और बढ़ जाना चाहिए। ये सोच के खुशी और अपने आप को एंथू दो, अपने आप को समझ लो मोटिवेट करो कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, समझ लो बात को, अरे भूल, सब लोग की हालत खराब हो रही है। कुछ लोग फेस्टिवल सीजन में लपट जाएंगे, उनमें से कुछ बच्चे जो है सर्दी में निपट जाएंगे। समझ लो बात को, एक ऐसा सोचो कि अब ये टाइम ऐसा है कि अगर तुम बच के निकल गए, कोने में कमरे, समझ लो बात को, एक घर के कोने में दबे कुचले पड़ते रह गए, मजा आ जाए। तो बस थोड़ा सा कोशिश कर लो, मजा आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।